Hello, my dear learners. Jai Shri Sham. So, I'm here with a very important video today. इस चीज़ पे आने से पहले बात कर लेते हैं कि मैम हमारा जो अटेम्प्ट है फॉर द मे 2024 CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस आर नाउ जस्ट अप्रोचिंग क्लोजर डे बाय डे. ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है, जिसकी प्रिपरेशन भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है. आई नो, बहुत स्ट्रैटेजिकली जैसे आप बताते हो उस तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. तो अब ये समय आ चुका है जब हम हमारे RTP को भी ध्यान में रख के हमारी प्रिपरेशन को करें. तो मैम RTP किस तरीके से करनी है, यही तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो आई एम हियर ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू द पेपर नंबर 3 RTP फॉर CA इंटरमीडिएट मे 2024 एग्जामिनेशन, दैट इज टैक्सेशन का RTP मैं डिस्कस करूंगी. नाउ अगेन इनकम टैक्स पोर्शन विल बी डिस्कस्ड बाय मी एंड इट विल बी फॉलोड बाय द GST पोर्शन, जिसके बारे में मोहित सर बात करेंगे. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स. टैक्सेशन RTP जो कि हमारा पेपर नंबर 3 है फॉर द ग्रुप 1 May 2024 examinations, and I will be discussing about the section number A, which is basically all about the income tax law. Now हमारे लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन लिखी हुई है, उसको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं. The income tax law as amended by Finance Act 2023 including significant notification circulars जो कि 31 अक्टूबर 2023 तक इशू कर दिए गए थे, वो एप्लीकेबल हैं हमारे May 2024 एग्जामिनेशन के लिए, जिसके लिए हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जो है वो रहने वाला है असेसमेंट ईयर 24-25. तो जो जून 2023 का एडिशन आया था वो एज पर दी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 23-24 एंड रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट 2023 था, और उसके अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट सर्कुलर्स जो 30 अप्रैल 2023 तक के थे वो सब इनकॉर्पोरेटेड थे. ठीक है, एंड हेंस द सेम इज रेलेवेंट फॉर May 2024 एग्जामिनेशन. और स्टैट्यूटरी अपडेट आया था बेटा कंटेनिंग द सिग्निफिकेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन इशूड बिटवीन 1st May 2023 up till 31st October which are relevant for May 2024 examination is web hosted. तो ये जो पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी अपडेट की बात की जा रही है बेटा, मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है अमेंडमेंट फॉर May 2024 के नाम से. वो लेक्चर इज ऑल अबाउट दी स्टैट्यूटरी अपडेट ओनली. तो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उसको देख लीजिएगा. एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस. सो सबसे पहले हमारे लिए RTP में है केस सिनेरियोज. नाउ लेट मी टेल यू बेटा कि ये जो RTP है ICAI ने बहुत ब्यूटिफुली डिजाइन करी है. व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड ब्यूटिफुली, रीजन बीइंग जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं ना बेटा फॉर द May 2024, भर भर के इस RTP में वो अमेंडमेंट डाले गए हैं जिनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी भी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये अमेंडमेंट वाला एरिया है. बट अगर आपने इस RTP के वीडियो को देखने से पहले अमेंडमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So definitely go and watch out and then approach the RTP. and let me tell you, अगर आपने May 24 के लिए टैक्स प्रिपेयर करा है स्पेसिफिकली दी इनकम टैक्स लॉ और आप RTP करे बिना जा रहे हैं तो ट्रस्ट मी आप अपनी प्रिपरेशन पूरी नहीं करके जा रहे हैं. यू आर अप्रोचिंग दी एग्जामिनेशंस विदाउट 100% प्रिपरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर RTP उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो चलो हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा केस सिनारियो है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. नाउ सी केस सिनारियो के साथ डील करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ. मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स फेयर कि मैम केस सिनारियोज को कैसे डील करना है. सी जब भी केस सिनारियोज आते हैं तो हम इतने बड़े क्वेश्चन पे फोकस करें उससे पहले आपको करना क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है भाई, और वो जो पूछना चाह रहा है उस डेडिकेटेड एरियाज में आप देखो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर रैपिडली. और टाइम तो वैसे भी एग्जाम में बचाना है, राइट? So on the basis of the facts given below, choose the most appropriate answer to question number 1 to 5 based on the provisions of the Income Tax Act 1961. Now, first question क्या कह रहा है? What are the life insurance policies in respect of which Mr. Akash would be eligible for exemption under section 10 clause 10D in respect of maturity proceed? Oh my God, income from other sources में मेरे पास amendment है इस एरिया में जहाँ पे वो पॉलिसीज 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू की गई हैं जिसके रिस्पेक्ट में मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10D. तो देखो वही पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए अमेंडमेंट
वाले एरिया से है, राइट? Now, what would be your answer to MCQ1 if Akash surrender life insurance policy A in assessment year and claimed exemption under section 10 clause 10D in respect of such LIC? Okay, ये हम देखेंगे. मतलब हमारे लिए जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, वो इस पर्टिकुलर टेबल से आ रहे हैं, ठीक है. ही हैज मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, द डिटेल्स ऑफ द पॉलिसीज आर गिवन हियर अंडर, ठीक है. तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस तो LIC के ऊपर है. ओके, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर आकाश अंडर चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट ईयर इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम? नाउ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हमारा जो सेक्शन 115 BAC है. देखो क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन बताता है कि मिस्टर आकाश जिनकी एज 47 ईयर्स है, ये CEO है BAC एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के, और इनकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनकम दे रखी है. नाउ देखो सैलरी, नाउ सैलरी यहां पर बेटा द वर्ड कंप्यूटेड इज नॉट यूज. नाउ वर्ड कंप्यूटेड इज नॉट यूज, दैट मींस हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करें या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करें, 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, भिड़ते ही वो वाला पार्ट भी, बिकॉज पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, बट अब यहां पे मिलता है. तो यहां पर हमें सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 1A का 50,000 का डिडक्शन कंसिडर करना है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स STD पेड है अमाउंटिंग टू 6,54,000. तो ये हमारा 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विच इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10%. डिविडेंड 12 लाख रुपीज है. इंटरेस्ट ऑन SBI, हमें इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दे रखा है, ठीक है. ये इनकी इंफॉर्मेशन है इनकम की. मिस्टर आकाश ने कुछ पेमेंट्स करे टुवर्ड्स दी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में. मेडिकल प्रीमियम उन्होंने अपने स्पाउस का पे करा है, ठीक है. प्रीमियम उन्होंने अपने मदर का पे करा है. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए उन्होंने पेमेंट करा ही. ऑल्सो इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस बाय credit card of rupees 17,000 for treatment of his mother and 27 for his father who is 67 years old. मतलब हमें डिडक्शन की सारी जानकारी जो है वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दी गई है. चलो ठीक है. तो MCQ3 भी हमें कहां से देखना है वो हमें पता चल चुका है. What is Mr. Akash tax liability under the default tax regime? Okay, and the next part is what is Mr. Akash tax liability if he has exercised the option to shift out of the default tax regime? Okay, चलो. तो अब देखो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस को हमें इन केस सिनेरियोस के बेसिस पे सॉल्व करना है. तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिस्टर आकाश को 10 क्लॉज 10D में जो है एग्जेम्पशन एलिजिबल होगी, ठीक है. ओके, नाउ सी, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये मेरी पॉलिसी X है जिसका डेट ऑफ इशू जो है 1 अप्रैल 2017 है. नाउ मुझे एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग GST दे रखा है एंड GST 18% बता रखा है. तो स्टैट्यूटरी अपडेट जो आया था वहां पे स्पेसिफिकली बताया गया था कि ये जो प्रीमियम है ये क्या इंक्लूसिव GST होना चाहिए? नहीं, द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग शुड बी द एक्सक्लूसिव ऑफ GST. तो हम एक्सक्लूसिव दैट मींस सिर्फ एनुअल प्रीमियम लेंगे, GST को हमें कंसिडर नहीं करना है. लो बताओ, तीसरा अमेंडमेंट भी यहाँ कवर हो रहा है. तो टोटल प्रीमियम GST के साथ जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. डेट ऑफ मेच्योरिटी थी 31 मार्च 2026 है. कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस सम अश्योर्ड हमें दिया हुआ है, ठीक है. तो देखो क्या ये पॉलिसी मेरी एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू की गई है? नहीं, ये 1 अप्रैल 2023 से पहले वाली है. मतलब ये वो पॉलिसी है जो 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू की गई है. तो ये एग्जेम्प्ट तभी होगी जब मैं जो एनुअल प्रीमियम पे कर रही हूं मेरे सम अश्योर्ड के 10% तक या उससे कम पे कर रही हूं. तो सम अश्योर्ड 5 लाख है, उसका 10% 50,000 होगा, बट मैं एनुअल प्रीमियम 40,000 ही पे कर रही हूं. तो ये जो कंसिडरेशन है X की पॉलिसी का, ये तो मेरे को सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 10D में डेफिनेटली एग्जेम्प्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, राइट. आते हैं हमारी Y, दैट इज द पॉलिसी विच इज इशूड 1 अप्रैल 2023. तो ये मेरी एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्योंकि ये 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद इशू की गई है, जिसका एनुअल प्रीमियम 3 लाख रुपए है. एंड यहां पर मुझे देखना पड़ेगा सम अश्योर्ड. अब 2 कंडीशंस होनी चाहिए कि अगर वो पॉलिसी जिसका आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, वो आपके सम अश्योर्ड के 10% तक, भाई आपका एनुअल प्रीमियम जो है सम अश्योर्ड के 10% तक या उससे कम होना चाहिए. साथ ही साथ जो एनुअल प्रीमियम है बेटा वो 5 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए, ठीक है. अगर सिंगल पॉलिसी है, एक से ज्यादा है तो 2 पॉलिसीज का मिला के 5 लाख रुपए तक होना चाहिए, ठीक है. एक से ज्यादा है तो
2 है, 3 है, 4 है, वॉट एवर आर द पॉलिसीज, इफ दे आर एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो सबके रिस्पेक्ट में एनुअल प्रीमियम जो है उन सारी पॉलिसीज के सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एग्रीगेट भी 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो प्रीमियम है, ठीक है, 3 लाख का, ये भी मेरा एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है। बट आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे की भी पॉलिसीज जो है 1 अप्रैल 2025, अगेन ये मेरी एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में एनुअल प्रीमियम में 2 लाख रुपए पे कर रही हूँ, और जब मैं देखती हूँ सम अश्योर्ड जो है 25 लाख रुपए, उसका 10% हो जाएगा 2.5 लाख, तो उससे कम मैंने प्रीमियम पे करा है। नेक्स्ट, व्हेन आई एम अप्रोचिंग 1 अप्रैल 2024, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2024, तो यहां पे मेरा जो एनुअल प्रीमियम है 2.5 लाख रुपए है एंड सम अश्योर्ड जो है मेरा 27 लाख रुपए है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन मेरा जो एनुअल प्रीमियम है वो कितना हो चला है, वो 10% से कम है। अब देखो, देखने पे सारी ही पॉलिसीज एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बट क्या मैं सारों के रिस्पेक्ट में, क्या बोला मैंने, सारों के रिस्पेक्ट में मैं क्या एग्जेम्पशन ले सकती हूँ? नहीं। अगर एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं तो मैं एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में ले सकती हूं जिनका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख तक है, और सारी ही पॉलिसीज जो है सम अश्योर्ड के 10% के अंदर अंदर होना चाहिए एनुअल प्रीमियम। तो देखो यार, एक्स और वाई, एक्स तो मेरी एग्जेम्प्ट है ही, ठीक है, Y एंड Z, भाई X पे मेरी 5 लाख की लिमिट लगी नहीं रही है, तो ये तो ऑटोमेटिकली मेरी एग्जेम्प्ट है, राइट। बट जब मैं Y और Z की बात करती हूं तो इन दोनों का प्रीमियम मिलाकर 5 लाख रुपए हो रहा है, दैट इज द लिमिट जिसके अंदर मुझे एग्जेम्पशन मिलना अलाउड है। अगर मैं कहूं कि नहीं यार, मैं Y के साथ Z नहीं, मैं Y के साथ A ले लेती हूं, तो ये क्या हो रहा है, 3 लाख प्लस 2.5 लाख रुपए, जो कि 5.5 लाख हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, Y और A तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं Z और A ले लूं, Z और A को लेती हूं तो 2 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए मिल रहा है। अरे भाई, जब एग्जेम्पशन मुझे 5 लाख तक का मिल सकता है, 5 लाख तक की लिमिट को मैं एग्जॉस्ट कर सकता हूं, तो वाई आई वुड गो एंड चूज द A1, ठीक है, क्योंकि वहां पे 4.5 लाख ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो सबसे बेनिफिशियल, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेनिफिशियल ऑप्शन टू मिस्टर आकाश। ओके, X तो एग्जेम्प्ट है ही, सो आप चाहो तो Y Z भी ले सकते हो, Z A भी ले सकते हो, बट भाई Z A लेते हैं तो 5 लाख पूरी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, तो ज्यादा बेनिफिशियल Y और Z लेना रहेगा, राइट। और इसके बाद पॉलिसी बी की बात ही क्या करें, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे ये सारी चीजें एप्लीकेबल ही नहीं होती है, क्योंकि ये पॉलिसी पेमेंट तभी करती है जब इंश्योर्ड पर्सन जो है उसकी डेथ मेच्योरिटी से पहले हो जाती है, तभी पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा मिलता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए पॉलिसी बी तो हमारे पिक्चर में ही नहीं है, दैट मींस अगर हम सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करें, सो वी हैव X, Y एंड Z, राइट। तो चलो फटाफट इसको देख लेते हैं। ओके, सो ऑप्शन X, Y, Z, X and Y, X, Z, A and Y and Z. So the correct option is option number A. Now, what would be your answer to MCQ 1 if Mr. Akash surrender LIC A in assessment year 26-27 and claimed exemption under section 10 clause 10D in respect of such LIC? This information is only for the purpose of this MCQ. Okay, देखो अब समझो, ये कह रहे हैं व्हाट इफ अगर ये जो पॉलिसी है ना, मेरी पॉलिसी नंबर ए, इस पॉलिसी को अगर ऑलरेडी आकाश ने इसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन क्लेम कर ली है, तो मेरी बात समझो, देखो एक्स तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो रहा है, इसको तो देखना ही नहीं है, इस पे 5 लाख की लिमिट ही नहीं है, और ए पे ऑलरेडी ये, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2024 की है, जिस पे ऑलरेडी ही पॉलिसी उन्होंने सरेंडर करके पहले ही, कौन से ईयर में, क्वेश्चन हमें बता रहा है, दैट इज असेसमेंट ईयर 26-27 में इन्होंने क्या कर लिया है, सरेंडर कर लिया है पॉलिसी और एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है। दैट मीन्स वो 5 लाख की लिमिट में से 2.5 लाख रुपए बेटा मेरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब समझो, बी तो पिक्चर में ही नहीं है, तो 2.5 लाख के अलावा मैं 2.5 लाख की 5 लाख का एग्रीगेट मेंटेन करने के लिए बाकी 2.5 लाख मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, तो कैन आई गो विथ वाई? भाई इसका एनुअल प्रीमियम 3 लाख है, जिसकी वजह से मेरी 5 लाख की लिमिट सरपास होकर 5.5 लाख हो जाएगी, तो वाई मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो बचा मेरे लिए एक्स, जेड एंड ए, क्योंकि इन दो पॉलिसीज के भाई मेरे लिए पहले ए को मैंने पहले ही सरेंडर करवा दिया, दैट मीन्स ये मेरी एग्जेम्प्ट, अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIC हो गई,
ठीक है, अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIC हो गई, तो जिसपे भी मुझे एग्रीगेट, क्या बोला मैंने, एग्रीगेट मुझे 5 लाख मेंटेन करना ही है, क्योंकि हर पॉलिसी जो है वो अपने सम अश्योर्ड के 10% के अंदर अंदर है एनुअल प्रीमियम, बट मुझे 5 लाख का एग्रीगेट भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस पे ऑलरेडी अगर एग्जेम्पशन ले लिया है तो बाकी मैं एग्जेम्पशन उस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में ले सकती हूँ जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक या उसके अंदर अंदर है। सो दिस कैन नॉट बी अवेल्ड, सो ऑप्शन वुड बी X, Z and A, right? So हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Let's see. X, Y and Z, no. X and Y, X, Z and A, Y and Z. So we have the correct option, that is X, Z and A. Is this particular point clear to everybody? चलो आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर आकाश अंडर चैप्टर 6A फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो हमें डिडक्शन लेना है भाई, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट करेंगे तभी तो हमें चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलेंगे, ठीक है। कुछ डिडक्शंस है जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी मिलते हैं, दैट इज बेसिकली 80JJAA मिल जाता है, एंड देन यू हैव 80CCD सबसेक्शन 2, ठीक है, 80CCH सबसेक्शन 2, वो सब यहाँ कवर नहीं है, तो इसलिए भाई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट करोगे तभी डिडक्शंस मिलेंगे। सो मिस्टर आकाश हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट। अब देखो इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और एक और चीज थी कि ये 47 इयर्स के हैं, ठीक है, और इनके पास आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। सो 80TTA में वॉट एवर इज द सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कंपेयर्ड विद 10,000 विच एवर इज लेस, आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो 10,000 का डिडक्शन तो इनका ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है ऑन दी हेल्थ ऑफ द फैमिली मेंबर्स। देखो इन्होंने अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाउस के लिए पे करा है जिसकी एज है 43 ईयर्स। सो 13,500, 25,000 की लिमिट है, तो हाँ 13,500 ये एक मिल जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल प्रीमियम जो है इन्होंने अपने मदर के लिए करवाया है जिनकी एज है 65 ईयर्स। अब देखो 60 ईयर्स से ऊपर की एज है जिनके लिए प्रीमियम पे कर रहे हो, तो 25,000 की लिमिट तो है ही, एडिशनल 25,000 और मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे आप 26,670 मैक्सिमम 50,000 रुपए का डिडक्शन ले सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है 5,500 ईच फॉर हिज वाइफ एंड मदर इन कैश। नाउ 5,500 ईच इन्होंने करा है, बट क्या हमें 5,500 ईच अलग अलग मिल पाएगा? नहीं भाई, 5,000 की लिमिट है जो आप फैमिली के लिए, फैमिली मतलब स्पाउस खुद और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, दैट वुड बी मैक्सिमम 5,000। तो ये है तो 5,500, बट आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। Now, Mr. Akash also incurred medical expenses by credit card of 17,000 for treatment of his mother and 27,000 for his father. Now, see समझो ना, मेडिकल एक्सपेंसेस आपने क्रेडिट कार्ड से करें तो ऑलरेडी मदर के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो, उस पर डिडक्शन मिल रहा है, तो फिर ये जो क्रेडिट कार्ड से आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस पर खर्चा नहीं अलाउड होगा क्योंकि मदर के लिए आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे करा है। बट हाँ, फादर के लिए कोई प्रीमियम पे नहीं करा है, तो फादर के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपने करा और उनकी एज 60 ईयर्स से अबव है तो वो खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। बट दोनों केस में भाई मदर का प्रीमियम एंड फादर का मेडिकल एक्सपेंडिचर मिलाकर अलग अलग दोनों की 50,000 लिमिट है, बट मैक्सिमम इस पे भी आपको 50,000 से ज्यादा का डिडक्शन जो है नहीं मिल सकता, राइट। ओके, तो ये हो गया 80D जो कि कितना आ रहा है 50,000 प्लस 13,500, क्या बोला मैंने, 50,000 plus 13,500 plus 5,000, right? So this is basically coming as 68,500, ठीक है। एंड वी हैव 80TTA जो कि है 10,000 रुपए। अब ध्यान से सुनना, 80C में भी तो आपको डिडक्शन मिलेगा, क्या बोला मैंने, 80C में भी तो आपको डिडक्शन मिलेगा जितना आपने प्रीमियम पे करा है और सम अश्योर्ड विच एवर इज लेस, ठीक है। तो सम अश्योर्ड का 10%, बिकॉज ये सारी पॉलिसीज 1 अप्रैल 2012 के बाद की है, तो भाई यहाँ पे भी आपको 40,000 मिल जाएगा, यहाँ पे भी सम अश्योर्ड के 10% से कम है। अगेन 2 लाख इज लेस देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड, एंड अगेन यहाँ पर जो आपका 2.5 लाख रुपए का ये पॉलिसी, ये सारे ही बेटा वॉट एवर इज दिस पर्टिकुलर अमाउंट कमिंग, ये सारी ही पॉलिसीज का जो प्रीमियम है उस पे आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। बट इनके टोटल तो डेफिनेटली 1.5 लाख से ज्यादा होने वाले हैं और 80C कभी भी 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं देता है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं कि एक एक को काउंट करने के बजाय हमने डायरेक्टली 1.5 लाख जो है, बिकॉज 80C की लिमिट है, सो इफ वी आर काउंटिंग 1,50,000 प्लस 10,000 डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट प्लस 68,500, तो यहां पे मेरे पास आ जाता है
2,28,500 rupees as your deduction which will be available. ठीक है, सो हमारे ऑप्शन है 82,170, 78,500, 2,28,500 एंड 2,32,170. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स, राइट. चलो, मिस्टर आकाश का टैक्स लाइबिलिटी निकालना है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में. ओके, चलो फटाफट ये भी देख लेते हैं. अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो कोई डिडक्शन नहीं अलाउड होगा. मिलते हैं सर्टेन डिडक्शन डिफॉल्ट में, बट वो वाले डिडक्शन अभी यहाँ कवर नहीं हो रहे हैं. तो देखो, सबसे पहले सैलरी 45 लाख की है. मैं डायरेक्टली 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद 44,50,000 आई एम राइटिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओके मेरा है 6,54,000 है. ठीक है, दैट वुड बी कैपिटल गेन का अमाउंट. सो 12 लाख जो है मेरा डिविडेंड आ रहा है. सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो आ रहा है मेरा 16,000 रुपीज आ रहा है. एंड एफडी पे भी इंटरेस्ट है, बट क्योंकि एसएससी की एज 60 ईयर से ज्यादा नहीं है इसलिए 80 टीटीबी का डिडक्शन नहीं है यहाँ पर. तो मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो फटाफट निकाल लो. एंड ग्रॉस टोटल इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो दैट अल्टीमेटली विल बी माई टोटल इनकम, राइट. सो 44,50,000 प्लस 6,54,000 प्लस 12 lakh plus 16,000 plus 45,000. So this is coming as 63,65,000. Now बेटा ये डेफिनेटली मेरा 50 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल का केस है. सरचार्ज ध्यान रखना है. एंड यहां पर भी व्हाट आर वी गेटिंग, यहां पे दो बाइफिकेशन हो जाएंगे. मेरी इनकम इसमें से मैं 6,54,000 अलग कर रही हूं. ठीक है, सो मेरी इनकम आ रही है 57,11,000 रुपीज एंड आई एम गेटिंग 6,54,000 सेपरेटली ओवर हियर. क्यों करा मैंने सेपरेट भाई? बिकॉज ये ना एसटीटी पेड है. दैट मीन्स ये 112A वाला मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसपे मुझे 10% की रेट से टैक्स लगाना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख. सो 6,54,000 में से 1 लाख हटा दो. दैट मीन्स 5,54,000 का 10% इट्स 55,400 रुपीज आ रहा है. बच गया 57,11,000. इस पे भी मैं टैक्स कैलकुलेट कर लेती हूं. तो आई नो यहां पर मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रही हूं. तो पहले 3 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा. 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे मुझे मिलने वाला है 10%, 9 से 12 पे 15% और 12 से 15 पे 20%. तो पहले 15 लाख पे 1,50,000 आ जाएगा. तो 57,11,000 में से 15 लाख हटा दीजिए. जस्ट अ सेकेंड, 57,11,000 में से जस्ट सब्सट्रैक्ट 15 लाख रुपीज. ठीक है, एंड वॉट एवर अमाउंट इज कमिंग उसका सीधा 30%. सो 12,63,300. सो टोटल कर लो. ठीक है, टोटल कर लो एंड दैट इज कमिंग 14,13,300. ठीक है, 14,13,300 रुपीज, राइट. अब मेरी टोटल इनकम जो है बेटा वो कितनी आ रही है? 50 लाख के ऊपर है. तो 14,13,300 प्लस 55,400. तो ये मेरा टैक्स ऐड कर दो 55,400 जो कि आ रहा है 14,68,700. राइट, आई एम गोना ऐड 10% सरचार्ज ओवर हियर. सो मेरा 10% सरचार्ज जो है that would be 146,870. So 870 that is coming as 16,15,570 प्लस 4% सेस ऐड कर दो. प्लस 4% सेस ऐड करने के बाद, ठीक है, डायरेक्टली आई एम राइटिंग द अमाउंट. इट्स कमिंग एज 16,80,192.8 आ रहा है. तो मैं डायरेक्टली इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. 192 है तो इट वुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 दैट इज 16,80,190. राइट, सो देखो फटाफट देख लेते हैं. ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मिस्टर आकाश का टैक्स लाइबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी जो आ रहा है 16,97,350, 16,80,190, 18,41,270 या 18,84,170. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ सेम ऑप्शन हमें क्या करना है? शिफ्ट आउट करना है फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. मतलब हमें ऑप्शनल में टैक्स कैलकुलेट करना है. तो देखो सिंपल सी चीज है यार. मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम है मैं उसको ले लेती हूं. ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा एफर्ट्स बचाने की कोशिश करते हैं. ये 63,65,000 क्या आया? 63,65,000
डिफॉल्ट में तो यही ग्रॉस टोटल इनकम था, यही टोटल इनकम था, राइट। सो यहाँ पे मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, इसमें से आई विल बी सब्सट्रैक्टिंग दी डिडक्शंस दैट आई कैलकुलेटेड। सो 2,28,500, सो फटाफट यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दो 2,28,500, क्योंकि ये डिडक्शन मुझे ऑप्शनल टैक्स रिजीम में अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। 63,65,000, राइट। अभी देखो एक चीज ध्यान से समझना, ये ग्रॉस टोटल इनकम, ओके यू कैन डू इट दिस वे बिकॉज चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तहत नहीं मिलते हैं, राइट। सो अभी से ही सेपरेट कर लो। सी दिस इज 57,11,000 रुपीज एंड दिस इज 654, जिसका 10% टैक्सेबल होगा, ठीक है। इस पे मुझे कोई भी 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है, कोई भी मुझे डिडक्शन नहीं मिलता चैप्टर 6A का। अब यहाँ से 2,28,500 रुपीज आप सब्सट्रैक्ट कर दो, बिकॉज चैप्टर 6A के डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं। सो 57,11 subtracting 228,500, so that is 54,82,500, right। अब ये जो है आपकी कौन सी है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम है। तो पहले 10 लाख पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, तो 1,12,500 आ जाएगा, राइट। अब इसमें से मैं अगर 10 लाख हटा दूं, सो 44,82,500 का 30% दैट वुड बी 13,44,750 आ रहा है, राइट। सो ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स मिला करके कितना आ रहा है, 13,44,750 प्लस 112,500, ठीक है, प्लस 55,400, सो टोटल इट इज कमिंग 15,12,650 प्लस 10% सरचार्ज, प्लस 10% सरचार्ज करोगे, सो यू विल बी गेटिंग 16,63,915 plus 4% cess, my students, so that is coming 17,30,000, 471.6 आ रहा है। So again I'm rounding it off to 470, that is nearest multiple of rupees 10, तो 17,30,470 कितना आ रहा है, 17,30,470। सो व्हाट आई कैन सी इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो काफी अच्छा केस सिनेरियो था जहां पे हमने काफी डिटेल में इसको करा है। आगे के क्वेश्चंस हम थोड़ा स्पीडली करेंगे, ठीक है। जहां जहां पे अमेंडमेंट है वो मैं आपको बहुत इत्मीनान से आराम से क्वेश्चन समझाऊंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर बेटा। अनिल स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स इन February 2024। इन्होंने मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग का फॉलो करा है। इन्होंने परचेज कर ली थी वुड फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड सी। द डिटेल्स ऑफ परचेज एंड पेमेंट्स मेड आर हियर अंडर। ओके, जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन, देखो अब यहाँ पे ना बायर जो है, ठीक है, अनिल स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेबल। अगर आपने किसी भी तरीके का मटेरियल परचेज करा है किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज से या किसी भी स्मॉल एंटरप्राइज से, तो यहाँ पे हमारे पास अमेंडमेंट था। देखो अमेंडमेंट क्या था कि अगर हमारा किसी भी तरीके का रिटन अग्रीमेंट है, बेटा क्या बोला मैंने, हमारा अगर किसी भी तरीके का रिटन अग्रीमेंट है, तो अगर बायर और सप्लायर के बीच में रिटन अग्रीमेंट है कि हाँ भाई आप ये पर्टिकुलर परचेज कर लो, पेमेंट आप मुझे रिटन अग्रीमेंट के हिसाब से दे देना, बट वो रिटन अग्रीमेंट जो है कभी भी 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आपने मान लो 15 दिन का टाइम बोला, 20 दिन का टाइम बोला, 25 दिन का टाइम बोला, बट ये टाइम पीरियड के अंदर अंदर या कैसे भी 45 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है उस पर्टिकुलर सप्लायर को, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर अगर रिटन अग्रीमेंट है तो 45 डेज आपको कंसिडर करना है, रिटन अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। तो देखो बायर मिस्टर ए, अ माइक्रो एंटरप्राइज, तो अनिल ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, और ये माइक्रो एंटरप्राइज है, ठीक है। इन्होंने परचेज करा है वुड फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो अगर मिस्टर ए माइक्रो एंटरप्राइज है तो ये हमारे अमेंडमेंट वाले एरिया से है बेटा। डेट ऑफ परचेज है 15 फरवरी 2024, 5 लाख का परचेज आपने करा है एंड आपका अग्रीमेंट जो है, ओके, आपका रिटन अग्रीमेंट हुआ है बेटा 30 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। अब देखो रिटन अग्रीमेंट 45 डेज से कम है, तो जो भी अग्रीमेंट की डेट डिसाइड हुई है उसके अंदर अंदर कर दो, और नहीं कर पा रहे हो तो कैसे भी 45 डेज के अंदर अंदर आपको कर देना है। तो देखो 15 फरवरी 2024 से, तो फरवरी में देखो कितने दिन हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज बेसिकली 2024 इज अ लीप ईयर, सो 29 माइनस 14 कर लो तो 15 दिन तो आपके फरवरी के ही हो रहे हैं। और
कैसे भी 30 दिन और दैट इज कैसे भी 30 मार्च 24 तक आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है, तभी आपको ये जो खर्चा है बेटा ये अलाउड होगा। तो अगेन ये वाला तो हमें अलाउड ही होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मच डिडक्शन वुड बी अवेलेबल टू मिस्टर अनिल इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। तो जो हमारे सप्लायर मिस्टर ए हैं उनको जो पेमेंट 5 लाख का कर रहे हैं यहाँ पे असेसी मिस्टर अनिल, ये खर्चा उनको अलाउड हो जाने वाला है। नाउ मिस्टर बी एक स्मॉल एंटरप्राइज है, अगेन हमारा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कवर थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने परचेज करा है 17 मार्च 2024 को। कितना अमाउंट क्या है, 7 लाख रुपए। अग्रीमेंट नहीं है, देखो अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। पेमेंट एक्चुअली कर कब रहे हैं, 15 अप्रैल। अरे भाई 15 मार्च से 17 मार्च से 15 अप्रैल, ऑब्वियसली ये पीरियड जो है 15 दिन से ज्यादा है, तो ये खर्चा इनको अलाउड नहीं होगा क्योंकि रिटन अग्रीमेंट नहीं है, और अग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। और अग्रीमेंट है, जो भी डेट है उस पे कर दो, पर वो डेट कभी भी 45 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो वो डेट 45 डेज से कम है तो आप अग्रीमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे हो, बट कैसे भी 45 डेज से पहले पहले कर रहे हो तो भी वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मीडियम एंटरप्राइज। अरे ये मीडियम एंटरप्राइज जो है, क्या ये हमारे अमेंडमेंट में कवर्ड है? अमेंडमेंट में तो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कवर्ड है, मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर ना ही 43B का जो रेगुलेशन था कि ड्यू डेट ऑफ आरओआई से पहले पहले आपको पेमेंट कर देना उस खर्चे का डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वो एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये मर्केंटाइल सिस्टम पे अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, इन्होंने डेट ऑफ परचेज जिस दिन करा उस दिन पे मर्केंटाइल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया, भले इन्होंने पेमेंट कभी भी करा हो, ड्यू डेट से पहले ड्यू डेट के बाद। 43B के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं, अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये खर्चा इनको मर्केंटाइल बेसिस पे वैसे ही अलाउड हो रहा है। तो टोटल डिडक्शन इनको कितना अलाउड हो रहा है, 5 लाख प्लस 8 लाख, दैट इज 13 लाख रुपीज का। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन था अमेंडमेंट एरिया पे। सो दिस इज 13 लाख रुपीज। Now the next question is Mr. Sunil took an education loan of rupees 8 lakh. Okay, फर्स्ट लाइन पढ़ते ही मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, और ये LRS वर्ड दिखते ही TCS का जो एरिया है जहाँ पे अमेंडमेंट आया है वो एरिया यहाँ पे कवर किया जा रहा है। देखो मिस्टर सुनील ने एजुकेशन लोन लिया है 8 लाख रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मुंबई से, अपने सन की एजुकेशन के लिए, MBA के लिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अच्छा, क्या ये वो पर्टिकुलर लोन है जो हायर एजुकेशन के लिए लिया गया जिसके रिस्पेक्ट में 80E में डिडक्शन मिलता है? जी हाँ, राइट। तो यहां पे आपने 8 लाख का लोन लिया है एंड रेमिटेड द सेम थ्रू द सेम बैंक विच इज एन ऑथराइज्ड डीलर अंडर द LRS स्कीम। अब ये आपने 1 जुलाई 2023 को कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारे लिए ना कट ऑफ डेट थी बेटा, एक कट ऑफ डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट क्या थी, 30 सितंबर 2023। तो अगर पहले आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया और लोन का पैसा आपने रेमिट करा है तो हमें पता है इन एक्सेस ऑफ 7 लाख बेटा 0.5% की रेट से TCS कलेक्ट किया जाता है, राइट। नाउ next is he further remitted 2 lakh on 15th of October 2023 to his son for his पर्सनल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग थ्रू बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई ये तो अदर पर्पस हो गया, ना ही ये मेडिकल पर्पस है ना ही एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। नाउ ये इन्होंने वापस 2 लाख रुपए भिजवाए हैं। मिस्टर सुनील ऑल्सो रेमिटेड 6 लाख रुपीज ऑन 28 मार्च 2024 आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स अंडर LRS थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर हिज सिस्टर्स मेडिकल ट्रीटमेंट इन लंडन। अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपनी पर्सनल सेविंग का पैसा जो है वो भिजवाया है तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे बेटा 7 लाख के ऊपर 5% की रेट से क्या कलेक्ट किया जाता है, TCS कलेक्ट किया जाता है। तो ये 5% की रेट से 6 लाख रुपए पे कलेक्ट किया जाएगा एंड ऊपर 0.5% की रेट से इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, ठीक है। अगेन मेडिकल एक्सपेंडिचर भी इन एक्सेस ऑफ 7 लाख और 7 लाख की लिमिट एक ही बार कंसिडर की जाती है। तो ये पहली ही बार में 7 लाख की लिमिट जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है बेटा। तो यहां पर 7 लाख के ऊपर कितना हो गया, 1 लाख पे 0.5% की रेट से। फिर जो आप एजुकेशन के लिए एजुकेशन नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हो वो भी 7 लाख के ऊपर है, तो पूरे 6 लाख पे 5%। और ये जो आप पर्सनल पर्पस के लिए भेज रहे हो, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, ये अदर रीजन हो गया। अदर रीजन ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 है और ये भाई 7 लाख के ऊपर है डेफिनेटली, तो पूरा का पूरा 20% की रेट से जाएगा ऑन 2 लाख रुपीज, राइट। तो सिंपल सा MCQ था। चलो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मिस्टर सुनील हैव फर्निश्ड अंडरटेकिंग कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द रेमिटेंस ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। भाई उनके पास इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर सुनील। सो 5% की रेट से 1 लाख पे, ठीक है, 5% की रेट से 2 लाख पे और 5% की रेट से 6 लाख पे। देखो ये दोनों तो सही है बट ये गलत है।
Now, TCS at the rate of 0.5% of 1 lakh in respect of remittance of his son's education, 20% on 2 lakh and 5% की रेट से on 6 lakh rupees. So again, this one is the correct option. C और D भी मैं आपको बता देती हूँ. TCS 0.5% 1 lakh पे, ठीक है. नो TCS इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. एंड 0.5% की रेट से 1 लाख पे एंड 5% की रेट से, अगेन दैट इज रॉन्ग, राइट. सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर गर्ग, जिनकी एज 45 ईयर्स है एंड वो रेसिडेंट है इंडिया में, इज हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ ₹5,70,000 कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 ऑफ 70,000. ओके, इनकी टोटल इनकम कितनी दे रखी है बेटा? 5,70,000 रुपए. नाउ आउट ऑफ दिस 5,70,000 बेटा, जो ये 70,000 रुपए हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विच इज बेसिकली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112. सो ये 70,000 रुपए जो है सेक्शन 112 के हिसाब से 20% की रेट से टैक्सेबल हो जाएंगे, राइट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑफ ₹1,50,000. तो हमें पता है कि ये 1.5 लाख जो है ना बेटा, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो भाई 50,000 पे इस पे किस रेट से? 10% की रेट से टैक्स लगेगा, क्योंकि 1.5 लाख है, 1 लाख के ऊपर 10% लगता है. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख है और ये 111A वाला है बेटा. दैट मीन्स ये मेरा 15% की रेट से टैक्सेबल होने वाला. और मेरी जो अदर इनकम है दैट इज 2,50,000. ओके, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. देखो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख होता है और अदर इनकम जो है हमारी 2.5 लाख रुपए है, ठीक है. और ये रेसिडेंट है इंडिया में. तो मुझे एक बात बताओ ना, यहां पर सबसे पहले मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना एग्जॉस्ट हुआ है? सिर्फ 2.5 लाख ही एग्जॉस्ट हुआ है. 50,000 मुझे और यहां पर एग्जॉस्ट करना पड़ेगा. तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा? मैं इसको, क्योंकि असेसी इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एग्जॉस्ट करने का जो बेनिफिट है वो अवेलेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के अगेंस्ट आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एग्जॉस्ट कर सकते हैं. बट सबसे ज्यादा फायदा तो असेसी का इसमें रहेगा ना, जब वो अपनी हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट इसको एग्जॉस्ट करेगा. सो आई एम यूटिलाइजिंग दिस 70,000. इस 70,000 में से 50,000 मैंने क्या कर लिए हैं? हटा दिए हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के, ठीक है. तो मेरी अदर इनकम रह गई निल. दैट मीन्स ये 70 में से 50,000 गए, ठीक है. दैट मीन्स यहां पर मुझे सिर्फ 20,000 पे 20% की रेट से टैक्स देना है, जो कि कितना है? ठीक है. अब ये 5,70,000 रुपए, ये भी मान के चलो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, तो 87A की रिबेट भी हमें क्या करनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी. तो 7 लाख से कम जितना भी, 7 लाख तक आपकी इनकम है, 7 लाख या उससे कम, तो जितना भी आपका टैक्स आ रहा होगा वो पूरा का पूरा 87A में आपका रिबेट हो जाएगा. वट एवर इज दी टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस, ठीक है. बट ये रिबेट आपको अवेलेबल नहीं होती है अंडर सेक्शन 112A के तहत, ठीक है. जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A वाला है, जो कि 10% से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, उस पे आपको ये रिबेट नहीं मिलती है. दैट मीन्स ये जो 20,000 का 20% टैक्स आएगा, 4,000 रुपए, ये मुझे पूरा रिबेट मिल जाएगा, ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली 1 लाख का 15,000, दैट इज 15,000. तो 87A की रिबेट कितनी हो गई? 4,000 प्लस 15,000, दैट इज 19,000 और 25,000 विच एवर इज लेस. सो 19,000 पूरी मुझे रिबेट मिल जाएगी. तो ये तो मेरा कुछ टैक्सेबल आया ही नहीं. बचा मेरा 50,000 रुपए. 50,000 का मेरे पास क्या आ जाएगा? 10%. 50,000 का 10% कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज प्लस 4% सेस. अगर मैं करूं यहां पर 5,000 प्लस 4% सेस, तो ये आ रहा है मेरा 5,200. ये असेसी को टैक्स पे करना पड़ेगा. सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अगेन बेस्ड आउट ऑन द अमेंडमेंट, ठीक है. सो ऑप्शंस आर निल, 5,200, 9,360. Next is 19,760. So we have option number B as the right answer. तो मैं यही कहूंगी बेटा कि हमारे ये जो MCQs हमें दिए हुए काफी अच्छे MCQs दिए हुए हैं, ठीक है. चलो फटाफट अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनको हम बस रफली डिस्कस करेंगे. एंड आई विल जस्ट शो यू दी सॉल्यूशन. MCQ को मैंने डिटेल में इसलिए करवाया क्योंकि इनके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है.
सो मिस रीता एक इंडियन सिटीजन है और एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वाज एम्प्लॉयड इन एएफएल एलएलपी ऑफ अ कंट्री ए, किसी दूसरी कंट्री में काम कर रही है, इंडियन सिटीजन है सिंस जून 2016. शी कम्स टू इंडिया ऑन 15/11/2023 एंड जॉइंड एज सीईओ ऑफ ऑटोफिट लिमिटेड. नाउ मिस रीता वाज इन इंडिया बिफोर शी लेफ्ट फॉर ओवरसीज इन May 2012 एंड वाज सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया एंड नेवर विजिटेड इंडिया देयर आफ्टर. अरे भाई ये इंडिया छोड़कर चली गई थी मई 2012 में, उसके बाद कभी ये इंडिया में आई ही नहीं है. She has earned interest of rupees 2,40,000 in country A and salary AFL में. भाई ये इंडिया कब आई है? ये इंडिया आई है 15 नवंबर 2023 को, ठीक है. तो यहां पर उससे पहले AFL लिमिटेड से ये 15 लाख रुपए, तो ये बेटा फॉरेन सोर्सेस की इनकम है, ठीक है. ये 15 लाख रुपए की जो इनकम है सैलरी की, ये फॉरेन सोर्स वाली है. एंड 2,40,000 जो कंट्री ए में इन्होंने अर्न करा है, ये भी फॉरेन सोर्स की इनकम है और इनकी कोई टैक्स नहीं लग रहा है कंट्री ए में. तो मुझे क्यों ऐसी बू आ रही है कि ये डीम्ड रेसिडेंसी चेक करवा सकता है. सैलरी इनकम मिस रीता की ऑटोफिट लिमिटेड से 31 मार्च 2024 की 13,50,000 रुपए, मतलब ये तो मेरी इंडियन सोर्स्ड इनकम हो गई और डिविडेंड है, ठीक है. व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस? तो सबसे पहले देख लो यहां पर ये 15 नवंबर को आ रही है. तो अगर नवंबर में 30 डेज हैं तो दैट मीन 16 डेज नवंबर के, 31 डेज जनवरी, 31 डेज दिसंबर, 31 डेज जनवरी, 29 डेज ऑफ फरवरी एंड 31 डेज ऑफ मार्च. प्रीवियस ईयर 23-24 में ये इतने ही दिन इंडिया में है. दैट मीन 16 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, ओके 138 डेज. तो ये ना प्रीवियस ईयर में कितना, प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है क्या? नहीं, तो वो वाली कंडीशन तो हम ले ही सकते. हाँ प्रीवियस ईयर में ये 60 डेज से जरूर ज्यादा है, बट उससे पहले ये कभी इंडिया आई ही नहीं है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि भाई मई 2012 में इन्होंने इंडिया छोड़ा था और उसके बाद ये कभी इंडिया विजिट नहीं करा. तो अगेन ना ही बेसिक कंडीशन ए ना ही बेसिक कंडीशन बी से ये रेसिडेंट बन सकती है. बट येस यहाँ पे डीम रेसिडेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि कौन है, ध्यान दीजिएगा, जो कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा है ये बात नहीं करता है डीम्ड रेसिडेंसी. सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 1A डीम्ड रेसिडेंसी बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम फ्रॉम नॉन फॉरेन सोर्सेज का ये मतलब होता है इंडियन सोर्सेज, तो ये तो फॉरेन सोर्स की इनकम हो गई, ये भी फॉरेन सोर्स की इनकम हो गई, तो इन दोनों को हटा दो. उसके अलावा इंडियन सोर्स की इनकम, तो इंडियन सोर्स की इनकम आ रही है ना, इनकी सैलरी नवंबर से लेके मार्च तक की 13,50,000 रुपए और 3 लाख रुपए. क्या बोला मैंने, क्या ये 15 लाख से ज्यादा है? जी हाँ 16,50,000 रुपए है. तो ये क्या बन जाएंगी? बाय वर्च्यू ऑफ डीमिंग प्रोविजन, क्योंकि ये दूसरी किसी कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रही है, मिस रीता बन जाएंगी डीम्ड रेसिडेंट्स. और डीम्ड रेसिडेंट तो बन जाता है बट वो रहता हमेशा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही है. और RNOR सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स पे करता है, फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं करता. तो मिस रीता जो है, जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कंट्री ए से, वो फॉरेन बेस्ड इनकम हो गई, और सैलरी जो कंट्री ए से मिल रही है ये भी फॉरेन इनकम हो गई जिसपे वो टैक्स पे नहीं करेंगी. मतलब वो सिर्फ 16,50,000 पे क्या करेंगी? टैक्स पे करेंगी. तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस RNOR और ये इनकी टोटल इनकम आ जाएगी 16,50,000 रुपीज. तो फटाफट मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है एक बार गो थ्रू करवा देती हूं. तो आपके लिए MCQ के ये सारे आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल है. सो यहाँ पर आप देखोगे तो इनका स्टे जो है 138, जो कि बेसिक कंडीशन ए बेसिक कंडीशन बी दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो डीमिंग प्रोविजन से ये जो है क्या बन जाती है? रेसिडेंट बन जाती है. बट डीमिंग प्रोविजन से आप रहते हमेशा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्योंकि रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, आप सिर्फ इनकम पे टैक्स पे करोगे which is income that accrue or arises or deemed to accrue or arise in India, या वो इनकम जो रिसीव हो रही है और deemed to be received in India, ठीक है. दैट मीन्स आप सिर्फ इंडियन सोर्स की इनकम पे टैक्स पे करोगे. तो सैलरी AFL लिमिटेड की आउटसाइड इंडिया है एंड सैलरी इंडिया में जो ऑटोफिट है वो कंसिडर करनी पड़ेगी. और इंडियन कंपनी के डिविडेंड जो मिल रहा है, इंडियन कंपनी के शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो दैट इज 16,50,000 रुपीज. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? चलो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट. चलो सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10. यस. सो मिस्टर राज एक रेसिडेंट है जिनके 2 घर हैं बेटा. एक दिल्ली में है, एक कानपुर में है. The property at Kanpur is self-occupied by Mr. Raj. However, the property in Delhi is let out throughout the year. जो इनकी प्रॉपर्टी कानपुर में है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है,
ठीक है, कानपुर वाली प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो प्रॉपर्टी इनकी दिल्ली में है बेटा दैट इज बेसिकली लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, द पर्टिकुलर्स ऑफ दिल्ली हाउस, अब दिल्ली का जो घर है उसके पर्टिकुलर्स हमें दिए हुए हैं बेटा, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, ठीक है, एंड रेंट हमें इतना मिला है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स कानपुर के लिए इन्होंने इतना पे करा है। राज हैज टेकन अ लोन ऑफ फ्रॉम एसबीआई 35 lakhs इन अप्रैल फॉर परचेज ऑफ हाउस इन दिल्ली। दिल्ली मतलब ये जो यहाँ पर है, हम लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने लोन ले लिया था कब, 1 अप्रैल 2021 में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू घर की हमें 40 लाख रुपए दी हुई है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, घर की 40 लाख रुपए दी हुई है। Mr. Raj purchased a plot in Kanpur for May 21 and the construction of Kanpur began in June 21 and was completed in December 2022. राज ने 25 लाख का लोन लिया था for construction of this house, मतलब 25 लाख का लोन इन्होंने कानपुर के घर के लिए लिया था। कोई भी लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर राज हैज अर्न्ड अ सैलरी इनकम ऑफ 18 लाख, कंप्यूट दी अंडर बोथ द टैक्स रिजीम। ओके, देखो दोनों ही टैक्स रिजीम में और सैलरी की इनकम है, तो दोनों में ही आपको 18 लाख पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी इनकम पे मिलना ही है, ठीक है। तो ये तो 17 लाख 50,000 सैलरी इनकम आ गई। अब निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में बोथ द रिजीम, तो यहाँ पर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड एरिया होगा। हम रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट एंड देन हम आंसर देख लेंगे। देखो, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट हमेशा लेते हैं, देन दैट इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो है 1,72,000 आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, राइट, तो यहाँ पर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 1,80,000 आ रहा है बेटा। सो हायर ऑफ ईआर और एआरआर मेरा जीएवी 1,80,000 रुपए आ जाएगा लेट आउट प्रॉपर्टी का, ठीक है। नाउ यहाँ पर द नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट रिसीव म्यूनिसिपल। नाउ जीएवी में से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो मेरी म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,05,000 रुपए, उसका 5% दैट इज 10,250 रुपए आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 1,80,000 रुपीज। सो दिस इज बेसिकली कमिंग एज 1,69,750, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एनएवी आ गई। अब एनएवी आ गई तो उसके बाद दो डिडक्शन है। पहला 30% का डिडक्शन जो हम कर लेंगे। अब मोटा मोटी मैं क्या करवा देती हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जीएवी नील, म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एनएवी नील, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, बट दोनों में ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बट यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ तक तो देखो चीजें सेम है, इसके बाद चेंज आएगा ऑप्शनल में और डिफॉल्ट में। तो पहले हम ऑप्शनल का कर लेते हैं, फिर हम डिफॉल्ट का देख लेंगे। तो देखो मिस्टर राज जो है इन्होंने लोन लिया है कितना, 35 लाख रुपए का 12% की रेट से अप्रैल 2021 में फॉर परचेज ऑफ दिल्ली हाउस। दिल्ली का जो घर है खरीदने के लिए, ठीक है, ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसको परचेज करने के लिए इन्होंने 35 लाख रुपए का लोन लिया है। अभी तक कोई भी लोन इस पे पे नहीं हुआ है। तो भाई आपका जो करंट पीरियड का इंटरेस्ट है, करंट पीरियड मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है, मैं दिल्ली वाले हाउस का इंटरेस्ट निकाल रही हूं, ठीक है। सो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है दैट इज 4,20,000। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, क्योंकि लोन इन्होंने कब लिया है, लोन इन्होंने 1 अप्रैल 2019 के बाद लिया है, बट लोन इज सैंक्शनड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022 से पहले पहले 80EE के प्रोविजंस को ध्यान में रखो बेटा, कि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लोन आपने लिया है 1 अप्रैल 2019 के बाद, बट कैसे भी 31 मार्च 2022 से पहले पहले, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू घर की 45 लाख से पहले पहले है। सो बेसिकली यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट ये पे करेंगे और 1,50,000 का डिडक्शन इनको 80EE में मिल जाएगा। तो ये 4,20,000 रुपए में से 1.5 लाख का डिडक्शन तो आप ग्रॉस टोटल इनकम में ले ही लोगे, ठीक है। बचा हुआ कितना हुआ, -1.5, सो दैट इज 2,70,000। क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है बेटा, इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन की लिमिट नहीं है। नाउ ये तो इंटरेस्ट हो गया जब आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं बेटा। अगर आप डिफॉल्ट में पे करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, भाई डिफॉल्ट के केस में 80EE का आपको डिडक्शन नहीं मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से, तो डिफॉल्ट के केस में पूरा 4,20,000 आप 24B में डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये तो दोनों के बीच में पहला चेंज हुआ। दूसरा रहा, देखो इन्होंने कानपुर में भी प्लॉट परचेज कर लिया May 21 में, जिसके रिस्पेक्ट में इन्होंने जून 2021 में दैट इज
ये जो है आपका यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और करंट ईयर का इंटरेस्ट दोनों जाने वाला है। कौन सा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो आपको कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं है, बट ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको मिल जाएगा। तो देखो प्रीवियस ईयर 21-22 में 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स इन्होंने ये प्रॉपर्टी यूज करा है, और ये जो है कंस्ट्रक्शन जो है कब कंप्लीट हो गया है बेटा? दिसंबर 2022 में ही कंप्लीट हो गया है। दैट मींस अगर हम बात करें 21-22 की, तो यही वो 9 महीने हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर 2022 में, तो दिसंबर 2022 से इमीडिएटली पहले आपका 31 मार्च 2022 पे ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन से लोन लिया टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से इमीडिएटली पिछला 31 मार्च, दैट वुड बी 31 मार्च 2022, तो 9 महीने का 25 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स। फटाफट निकाल दीजिए। सो दैट वुड बेसिकली बी कमिंग एज 1,87,500. आई एम डिवाइडिंग इट बाय 5, तो 37,500 ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो गया। एंड भाई अभी तक कोई लोन पे नहीं करा है, तो 2.5 लाख रुपए आपका कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। बट मैक्सिमम तो 2 लाख रुपए ही आपको अलाउड होगा, दैट टू ओनली अंडर दी ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो देखो हमने पूरा कैलकुलेशन जो है उसको डिस्कस कर लिया है बेटा। नाउ वी आर जस्ट ओवर व्यूइंग दी आंसर। तो देखो ये पार्ट जो है पहले क्वेश्चन डिफॉल्ट में सॉल्व कर रहा है, तो ये सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। नाउ डेली प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट थी, सो एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट विच एवर इज आया, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000 हो गई, जिसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस सब्सट्रैक्ट करे 1,69,750। वी वर ऑल्सो गेटिंग दैट। 30% एनएवी हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, एंड डिफॉल्ट है तो 35 लाख का 12% दिल्ली वाले घर पे, क्योंकि 80EE ए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो दिस इज कमिंग एज अ लॉस ऑफ 3,01,175 एंड डिफॉल्ट है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को आप किसी भी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, बट ऑप्शनल होगा तो 2 लाख तक आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और सैलरी की इनकम है, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 17,50,000, राइट। यही लिखा है, लॉस हाउस प्रॉपर्टी का किसी दूसरी इनकम से अलाउ नहीं हो सकता, सेट ऑफ विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। नाउ अगर यही हम नॉर्मल प्रोविजन से कर रहे हैं तो सैलरी वाला पोर्शन सेम है, एवरीथिंग इज सेम टिल हियर। Now we have the deduction 30% NAV से, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन जो 2,70,000 मैंने आपको कंप्यूट करके बताया था, पूरा 4,20,000 रुपए आ रहा है, बट 80EE की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो 1.5 लाख तो आपको वहां पे भी अलाउड होगा। देन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है कानपुर में, जहां पर देखिए ना आप 2.5 लाख रुपए प्लस आपका 37,500, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 37,500 प्लस 2.5 लाख रुपए, बट एवरीथिंग विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। सो 2 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस, एंड ऑलरेडी आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का भी आ ही रहा है। सो दोनों मिलाकर के, क्या बोला मैंने, ये दोनों लॉसेस, ठीक है, कितना? 1,51,175 एंड 2 लाख रुपीज। तो आपके दोनों लॉसेस मिलाकर के मैक्सिमम 2 लाख का लॉस आप सैलरी इनकम से सेट ऑफ कर लोगे, तो 17,50,000 में से 2 लाख जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी इनकम 15,50,000 रुपए ही रह जाएगी, एंड बाकी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर? और ये 1.5 लाख का डिडक्शन आपको ऑफकोर्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखो आई एम जस्ट गिविंग यू दी ओवरव्यू। MCQ मैंने आपको पूरे सॉल्व करवाए बेटा, रीजन बीइंग देयर वर नो सॉल्यूशंस अवेलेबल। बाकी जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि मैं आपको समझा दूं, एंड देन वी आर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर राजकुमार ने एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है फॉर 5 करोड़ इन मार्च 2016। इन्होंने अग्रीमेंट एंटर करा इस घर को जो इन्होंने मार्च 2016 में खरीदा था, इसको बेचने का विथ मिस निकिता जो रिलेटिव नहीं है, तो 17 करोड़ रुपए, मतलब मेरा सेल कंसिडरेशन क्या है? 17 करोड़, ठीक है। और पेमेंट जो है किस तरीके से आ रहा है? 10% आ रहा है अकाउंट पे चेक से अग्रीमेंट के दिन, 80% आ रहा है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी तब दी, और बैलेंस जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। Miss Nikita handed over the possession of the property on 10 November 2023 and registration process 15 February। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है बेटा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ओके। द वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन जुलाई 2023। अब देखो समझो ना, इन्होंने जुलाई 2023 में, तो SDV जो है डेट ऑफ अग्रीमेंट,
और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे अलग अलग है, तो यहाँ पे प्रोविजन हमारा जो है सेक्शन नंबर 50C के एप्लीकेबल हो जाते हैं, जहां पे डेट ऑफ अग्रीमेंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। तो हम अग्रीमेंट के दिन का एसडीवी लेते हैं या हम बेसिकली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेते हैं, तो हम अग्रीमेंट के दिन का एसडीवी ले लेते हैं। देखो ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है, तो ये 19 करोड़ रुपए मेरे को अग्रीमेंट के दिन का एसडीवी दिया हुआ है एंड 20 करोड़ रुपए मुझे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं डेट ऑफ अग्रीमेंट का ले लूंगी, रीजन बीइंग मैंने डेट ऑफ अग्रीमेंट पे कुछ पेमेंट पार्ट या फुल अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे कर दिया है, तो मेरा एसडीवी भी लॉक हो गया, दैट इज 19 करोड़। सो द प्रोविजन सेज हायर ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और एसडीवी प्रोवाइडेड आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली मेरा सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 19 करोड़ रुपीज। ये इतनी सारी स्टोरी जो है हमें यहाँ पे इसकी दी हुई है। नाउ इन्होंने 1% ब्रोकरेज पे करा है, तो आप 1% ब्रोकरेज हटा देंगे और जो इन्होंने खरीदा है 5 करोड़ को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप इंडेक्स कर देंगे, तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और जब आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा तो उसके बाद कह रहे हैं सब्सिक्वेंट टू सेल ही परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस फॉर 13 करोड़ इन मुंबई। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब आपको देखना है, घर बेचकर घर खरीद रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन जो है सेक्शन 54F की अवेलेबल हो जाएगी। अगर 2 करोड़ के ऊपर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो इंडिया में एक घर आपको खरीदना है, अगर 2 करोड़ के अंदर है तो दो घर खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे वील सी दी सोल्यूशन अभी, तो अगर 2 करोड़ के ऊपर है तो एक ही घर हम खरीदेंगे और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है वो मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा होगी तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मेरे कैपिटल गेन से कम होगी तो जितना कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट सेक्शन 54F में कैसे भी 10 करोड़ के ऊपर मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। What would be the capital gain? ठीक है, if Mr. राजकुमार transfers the new residential house, okay, जो नया खरीदा वो भी बेच दिया तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उसका वैल्यू जितना एग्जेम्पशन पहले लिया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उतना वैल्यू जो है हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो फटाफट देख लेते हैं इसको भी। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस जो है आप आईसीआई मॉड्यूल में भी कर चुके होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट इज, देखो ये पूरी स्टोरी यहां से लेके यहां तक की आपकी जो है ग्रॉस आपकी सेल कंसिडरेशन को लॉक इन करने के लिए, तो आपका सेल कंसिडरेशन 19 करोड़ रुपीज आ रहा है, जिसमें से 1% ब्रोकरेज हटाया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करा 5 करोड़ को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा 2 करोड़ के ऊपर आ रहा है, तो सेक्शन 54F में आपको 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो इसलिए सेक्शन 54 में आपको क्या मिल जाएगा, एक घर को खरीदने के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट नए घर की कीमत 13 करोड़ रुपए, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा, तो वो यहां मिल गया, तो आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना आ गया। अब वापस ये जो घर आपने खरीदा था इसको सेल कर दिया आपने 15 करोड़ में, ठीक है। तो आपने इसको खरीदा कितने में था, 13 करोड़ में। अब 13 करोड़ में से क्योंकि आपने वो जो कंडीशन थी कि 3 साल तक आपको नए एसेट को होल्ड करना, उसको ब्रीच करा, तो जो भी आपको एग्जेम्पशन मिला था वो कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा, दैट मींस 3 करोड़ आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। रीजन बीइंग आपने यहाँ पे क्या करा है, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है 24 मंथ से ज्यादा नहीं थी, तो ये 12 करोड़ जो है आपका क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा, राइट। सी यहाँ पर बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स जो है 12 आना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली 15 में से 3 करोड़ रुपीस गए, सो दैट वुड बी 12, ओके। चलो आ जाते हैं हम हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। So next is Mr. Rajesh is working as a partner in Messrs Sunflower Associate Partnership Firm. Mr. Rajesh contributed 15 lakh as capital in the firm. पार्टनरशिप डीड ऑथराइज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, ओके। पार्टनरशिप डीड कहती है कि भाई 13% पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना चाहिए एंड रेम्यूनरेशन जो है वो 20,000 रुपए पर मंथ देनी चाहिए, और रेम्यूनरेशन अलाउड है पार्टनरशिप फर्म को भी। अरे भाई जितना रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म को अलाउड होता है एज डिडक्शन, उतना ही रेम्यूनरेशन पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है, तो दैट वुड बी वेरी क्लियर कि पार्टनर के हाथ में ये जो रेम्यूनरेशन है बेटा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। सो 20,000 पर मंथ, दैट इज 2,40,000 जो है पार्टनर्स के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो 13% है बेटा, ये 13% नहीं 12% अलाउड होता है, मैक्सिमम इनकम टैक्स 12 ही देता है। अच्छा, इन्होंने सेटअप किया है SEZ में मई 2017 में, टर्नओवर इनका एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया हुआ है, टोटल टर्नओवर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, ओके।
एंड आउट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 लाख में से सिर्फ 40 लाख ही इंडिया में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी तो SEZ में जो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 10AA में वो अलाउड नहीं होगा। हमें टोटल इनकम इनकी निकालनी है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नॉर्मल प्रोविजन में। ओके, डिफॉल्ट में भी और नॉर्मल में भी। तो ध्यान से सुनो यहाँ पर कि यहाँ पर इनका अगर आप ऑप्शनल फॉलो कर रहे हो तो ही आपको ये डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA होगा कितना, मई 2017 में स्टार्ट कर दिया है बेटा, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 में 5 साल हो चुके हैं जहां पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा। 5 साल के बियॉन्ड आफ्टर 5 years अप टू 10 years इट्स 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है कितना, दैट वुड बी 7,50,000। 7,50,000। देखो डिफॉल्ट होगा तो पूरा 7,50,000 PGBP की इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, बट अगर ऑप्शनल है तो 7,50,000 का 45 लाख है, बट 40 ही कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल रहा है। सो 40 डिवाइडेड बाय 120 lakhs, राइट। सो फटाफट इसको आप क्या कर दो, that's basically 7.5 multiplied by 40 divided by 120. So that is coming as 2,50,000. It's 50%. That is 1,25,000 जो है ना बेटा, आपको ये क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10AA ऑप्शनल में। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरऑल पिक्चर, राइट। Mr. Rajesh has commenced a business of warehousing facility for storage of edible oil. एडिबल ऑयल है बेटा, ठीक है। सो ये सेक्शन 35AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना दिया हुआ है। पर्सनल ड्रॉइंग कभी भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है, डेबिटेड है तो आप इसको ऐड कर दोगे। एडवांस टैक्स ये भी ऐड हो जाएगा। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 35AD के स्पेसिफाइड बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउड होता है बेटा, तो ये 10 लाख भी ऐड हो जाएगा। ये तीनों चीजें ऐड हो जाएगी और कुछ चीजें क्रेडिटेड है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये IFOS में जाना है तो ये हम लेस कर देंगे। Fixed deposit, this will also be subtracted. Dividend from Indian company, this will also be subtracted. He had paid a premium of 60,000 on the life insurance policy in the name of a married daughter. The policy was taken on 1st of October 2018 and the sum assured जो है 5 लाख है। तो पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई है, तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस 80C में डिडक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, जो कि 50,000 रुपए हो जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, सोल्यूशन एक बार फटाफट देख लेते हैं बेटा। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मिस्टर राजेश का डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो देखो सनफ्लावर एसोसिएट से 15 लाख का 12% आपको अलाउड होगा, जो कि 1,80,000 एंड रेम्यूनरेशन तो बोल ही रखा है, ठीक है। 2,40,000 क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को जितना अलाउड होता है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है 10AA का, डिडक्शन नहीं मिलेगा इसलिए 7,50,000 पूरा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो एडिबल ऑयल की थी 7,50,000, इसमें इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट सब्सट्रैक्ट कराए, इंटरेस्ट ऑन FD एंड डिविडेंड क्योंकि ये IFOS की इनकम है बेटा। एंड वी हैव एडेड एडवांस पर्सनल ड्राइंग परचेज ऑफ बिल्डिंग, बट बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन अलाउेबल एक्सपेंडिचर है तो वो सब्सट्रैक्ट कर दिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने कंसिडर कर ली है। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे पोस्ट ऑफिस पे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो 15,000 रुपए में से बेटा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15 आपको 3,500 का एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब वो टैक्सेबल ही नहीं होगा इतना इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट होता तो 7,000 का एग्जेम्पशन मिलता। क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो हम मान के चल रहे हैं इंडिविजुअल का अकाउंट है वो सब्सट्रैक्ट कर दिया, राइट। सो 63,500 एंड ग्रॉस टोटल इनकम, कोई भी 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, दैट वुड बी दी टोटल इनकम इटसेल्फ, ठीक है। सो इस पे आप टैक्स कंप्यूट कर ही लोगे, सिंपल सा है, यहाँ पे सरचार्ज वगैरह कुछ नहीं है, सो यू विल बी एबल टू कंप्यूट दी टैक्स, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो वो आप टोटल टैक्स पेबल में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा टू गेट योर नाउ टैक्स पेबल लायबिलिटी। ऐसे ही अगर हम इसको नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व कर रहे हैं तो देखो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी 115 BAC के हिसाब से वो ले लो, 10AA का आप डिडक्शन जो हमने 1,25,000 कंप्यूट किया था वो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। चैप्टर 6A के डिडक्शन 80C का मिल जाएगा एंड 80 TTA मिल जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इस पे टैक्स कंप्यूट करें, जितना भी टैक्स आ रहा है उसमें से 1 लाख रुपए जो है एडवांस वो सब्सट्रैक्ट कर देना, सो यू विल बी गेटिंग दी टैक्स पेबल। नाउ
सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इस क्वेश्चन का, क्योंकि एएमटी प्रोविजंस भी आ जाते हैं बेटा, जहां पे एसईजेड का डिडक्शन आप क्लेम करते हो। तो एएमटी में नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही आप क्या करोगे, टैक्स लोगे नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, ठीक है, दैट इज 28 लाख, ठीक है। रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से उसमें एसईजेड वाला डिडक्शन ऐड कर दोगे, एंड देन 18.5% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सब्सट्रैक्टिंग एडवांस टैक्स, एंड यू आर गेटिंग द टैक्स पेबल इज दिस। सो यू विल ऑब्जर्व बेटा, एएमटी में जो टैक्स पेबल आ रहा है वो कम आ रहा है, एंड टैक्स पेबल एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो हमारे एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, और टैक्स पेबल जो रहेगा नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ही रहेगा। सो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि ये क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली एक बार खुद सॉल्व करिए। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है सारे ही क्वेश्चंस का, एमसीक्यू हमने एक एक बेटा सॉल्व कर लिया था। राइट नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर आरटीपी। मिस्टर राहुल एक इंडियन सिटीजन है जो रिसाइड कर रहे हैं मुंबई में, फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम एवरी ईयर ऑन टाइम, ही हैज आधार नंबर एज वेल, he has not intimated his Aadhaar number to the prescribed authority till August 23. He approached you on 1st of September 2023 and asked the consequences of not doing so, an effective date from which those consequences would be effective. What would be your answer if Mr. Rahul wants to intimate his Aadhaar? अब देखो यार, अगर आधार नंबर नहीं दिया है तो बहुत सारी चीजें होंगी, पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है, और पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, रिटर्न फाइल कर दिया होगा तो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अगेन आपको कोई भी चेंजेस करने हैं आपने रिटर्न में, वो सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे, टीडीएस टीसीएस जो है हायर रेट से डिडक्ट किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और अगर आपने पैन जो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है ये 1 जुलाई 2023 के बाद एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। राइट, सो ये एक थियोरेटिकल हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज टू इंटीमेट दी आधार और फेलियर टू इंटीमेट दी आधार। सो जिसके पास पैन था वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, रिफंड जो है नहीं आएगा, इंटरेस्ट जो है आपको रिफंड पे नहीं मिलेगा, टीडीएस जो है हायर रेट से डिडक्ट होगा, टीसीएस जो है हायर रेट से कलेक्ट होगा। जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2023 से। ये भी एक हमारा अमेंडेड एरिया है बेटा। तो अगर राहुल इंटीमेट करना चाहता है अपना आधार 1 सितंबर 2023 को, तो इनको 234H के तहत 1000 रुपीज का फीस पे करना पड़ेगा, और जब से ये अपना आधार इंटीमेट करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर इनका आधार जो है ऑपरेटिव हो जाएगा। और जब तक आधार इनका इनऑपरेटिव है 1 जुलाई 2023 के बाद उन महीनों के लिए जब जब इनऑपरेटिव है तब ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज जैसे ही पैन ऑपरेटिव हो जाएगा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एप्लीकेबल नहीं होंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो हमने जो एमसीक्यूज थे बेटा वहां पे ज्यादा एनर्जी डाली बिकॉज वी नीड द आंसर्स, एंड जो क्वेश्चंस जो हमारे सामने सोल्यूशंस थे उन सबको मैंने एक बार आपके साथ डिस्कस किया। आई होप दिस आरटीपी हेल्प्स यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगी कि बिना आरटीपी करे प्लीज गिव द प्रिपरेशन, डू नॉट गो फॉर द एग्जामिनेशन। पूरी ही आरटीपी को बहुत ब्यूटिफुली विथ फुल ऑफ अमेंडमेंट्स कवर किया गया है जो हमने एक एक डिस्कस किए हैं। सो चलो, आई विल वाइंड अप माई डिस्कशन over here. The session will be continued and followed by Mohit sir for the GST RTP discussion. तो टैक्सेशन के अंदर जीएसटी का पार्ट मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा और बहुत ही कंसाइज वे में देखिए फटाफट से हम इस पूरे आरटीपी को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और सबसे जरूरी चीज आपका उनको आंसर किस तरीके से देना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने आरटीपी को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका देखिए आरटीपी। तो सबसे पहला देखिए आपका एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको देखिए 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर आपसे देखिए इसके ऊपर आंसर जो है पूछे गए हैं। तो देखिए केस स्टडी बेस्ड आंसर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा एग्जाम में, देन आप केस स्टडी पढ़िएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपर दी गई केस स्टडी के बेसिस पर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय द एबीसी लिमिटेड। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इन्होंने देखिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, इसके लिए किस रेट से जीएसटी लगेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करनी है सेक्शन 15 के हिसाब से। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, हमने 3 सबसेक्शन यहाँ पढ़े थे। सबसेक्शन 2 के अंदर आइटम्स कौन से ऐड करते हैं, सबसेक्शन 3 के अंदर कौन से आइटम्स माइनस करने होते हैं। ठीक है जी, हमने देखा था। तो केस स्टडी पढ़ेंगे तो साथ साथ देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड। मिस्टर एक्स को देखिए
देखिए एबीसी लिमिटेड ने होटल अकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर किस तरीके से जीएसटी चार्ज किया जाएगा आपसे ये चीज पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड को किस तरीके से आईटीसी मिलेगा इन रिस्पेक्ट टू द जीएसटी पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। तो इसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से आईटीसी क्लेम करना है ये आपको यहाँ पर बताना है। और मैं आपको देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें एक चीज समझ में आ गई कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने कुछ गुड्स को प्रोक्योर किया है तो सर आपको आईटीसी सेक्शन 16 के अंदर तभी मिलता है जब आपने इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में देखिए कुछ एक्टिविटीज रिसीव करी हैं, कुछ सप्लाइज रिसीव करी हैं। आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो तो ये इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं होता और इसके ऊपर आईटीसी भी नहीं मिलता है। ठीक है जी, बाकी हम केस स्टडी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके आंसर क्या होने वाले हैं। 5th पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द एडवाइस गिवन बाय जीएसटी ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के ऑडिट के लिए जीएसटी ऑफिसर ने कुछ इनको एडवाइस दी है, वो एडवाइस किस तरीके से करेक्ट है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन हमने सारे पढ़ लिए, अब बिना किसी देरी के हम देखिए चलते हैं केस स्टडी के ऊपर। यहाँ पर मैं देखिए आपके साथ वर्ड टू वर्ड केस स्टडी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि केस स्टडी के अंदर क्या चीजें बताई गई हैं आपको। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राजस्थान के अंदर, इसके साथ साथ देखिए ये मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर भी काम कर रहे हैं, वहां पर इनकी ब्रांचेज हैं। और सर इनकी जो तीनों ही देखिए स्टेट्स के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है सभी रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ देखिए जो यहाँ पर सप्लायर हैं एबीसी लिमिटेड जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है सर, ये एक होटल को ओन और ऑपरेट भी करते हैं उदयपुर राजस्थान के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड ने देखिए एक कमर्शियल स्पेस है जो कि मंथली रेंट पर दिया है 50,000 रुपए के लिए, और इसके साथ साथ देखिए इस कमर्शियल स्पेस की जो भी मेंटेनेंस होती है, देखरेख होती है, वो सारी एबीसी लिमिटेड ही करती है। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए हैं सर इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, और ये देखिए जो एक्सपेंसेस ये इन्होंने इनकर किए हैं ये एक्सपेंसेस को अपने कस्टमर से वापस लेते हैं, मतलब कि जो भी इनवॉइस अमाउंट होता है उसके अंदर ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो मटेरियल इन्होंने परचेज किया है इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, इस प्रीमाइसेस को मेंटेन करने के लिए, उसके ऊपर 5% से इन्होंने जीएसटी पे करा है। चलिए आगे बात करते हैं केस स्टडी के अंदर। अगली चीज जो आपको केस स्टडी में दी गई है वो ये है सर कि ड्यूरिंग द ईयर देखिए एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को देखिए जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है अपने उदयपुर वाले होटल के अंदर स्टे प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ देखिए एबीसी लिमिटेड ने एक मशीन सप्लाई करी है, और इस मशीन को जब सप्लाई किया इन्होंने तो इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछी गई थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज आपको दी गई है कि मशीन का जो बेसिक प्राइस है देखिए वो 45,000 है, और इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर जो टीसीएस कटा है वो नहीं है। तो सर जो टीसीएस कटता है इनकम टैक्स के अंदर वो आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना होता है। ये चीज हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। और जो टैक्स कलेक्ट हुआ है देखिए वो 2500 रुपए है, तो सर ये तो हमें ऐड करना नहीं होता, नॉट एडेड मैं इसके आगे लिख देता हूं। ठीक है जी, इसके बाद प्रॉपरली लिख देते हैं, चलिए नॉट एडेड। इसके बाद अगली चीज जो है देखिए इन्होंने सब्सिडी रिसीव की है 3500 की, किससे? ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड से, और ये सब्सिडी इसलिए मिली है ताकि ये ग्रीन एनर्जी को देखिए आगे प्रमोट करें, लेकिन ये जो इन्होंने मशीनरी खरीदी है इससे ये सब्सिडी लिंक नहीं है। तो सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि सब्सिडी जब आपको डायरेक्टली देखिए रिलेटेड होती है प्राइस ऑफ द गुड्स से या सप्लाई से, ठीक है जी, मिलती है तभी आपको उसे ऐड करना होता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो ऐड नहीं करना होता। तो यहाँ पर इसको भी हम ऐड नहीं करने वाले हैं। तो अभी तक के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ 45,000 रुपए आने वाले हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या बात बताएगी कि देखिए एबीसी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने 5 लाख रुपए देखिए खर्च किए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ गुड्स रिसीव किए थे, कुछ गुड्स खरीदे थे। और ये गुड्स इन्होंने क्यों खरीदे हैं? ताकि अपनी ये कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है जी, जो बताता है कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। तो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है ये, तो इस 5 लाख रुपए के ऊपर इन्हें कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसका भी देखिए नीचे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बताइए आईटीसी कितना मिलेगा, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं। इसके साथ साथ देखिए ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर देखिए यहाँ पर इनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इनकी स्क्रूटनी हुई, रिटर्न की स्क्रूटनी हुई। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर ऑफिसर का ऐसा मानना है, जुडिशनल जीएसटी ऑफिसर यानी कि प्रॉपर ऑफिसर की बात की जा रही है कि सर आपको देखिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली ऑडिट करवाने होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है जी, जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को भी हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको देखिए अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है जी, इसके बाद आगे कह रहे हैं कि ऊपर जितने भी अमाउंट दिए गए हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। अब हम देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए आपसे पूछा गया था कि ये जो
सर्विस प्रोवाइड की गई है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस की, इसके ऊपर किस रेट से मतलब आप जीएसटी चार्ज करोगे। तो देखिए ऊपर केस स्टडी के अंदर ये बताया गया था कि कंपनी जो है रिपेयर एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी देखिए रेंट पे दे रही है, इसके लिए जो जीएसटी है वो सर 18% से लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है इसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा था 5% से, और ये 5% का जो जीएसटी का अमाउंट है, ठीक है जी, ये चार्ज किया जाता है कस्टमर से इनवॉइस के अंदर ऐड करके। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, 18% जीएसटी का रेट आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ऊपर दी गई सभी सर्विसेज पे, लेकिन जो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मटेरियल ले रहे हैं उस पे 5% से जीएसटी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें याद करना होगा सेक्शन 8 सीजीएसटी एक्ट 2017 का, जो कहता है कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। यहाँ पर मेन क्या है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आप जो कमर्शियल स्पेस ये दे रहे हो रेंट पर, ये आपकी मेन है। इसके रिलेटेड एंसिलरी सर्विस है देखिए, ये जो आप इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चार्ज कर रहे हो, तो कॉम्पोजिट सप्लाई है और मेन सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई वाला ही जो रेट है वो हम लगाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जीएसटी जो है 18% से लगेगा, 5% से आप चार्ज नहीं करोगे, भले ही आप देखिए उस मटेरियल को लेने के लिए 5% से जीएसटी पे कर रहे हो आगे। ठीक है जी, तो अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शंस पहले पढ़ेंगे देन डिसाइड करेंगे कि फाइनल आंसर क्या है। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस मटेरियल रिलेटेड रिकवरी शेल बी 18%। तो ये आंसर देखिए हमें ठीक लग रहा है यहाँ पर, लेकिन बाकी भी पढ़ लेंगे क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको लेना होता है। देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, और कई बार देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा सही वाला आंसर लेना है। ठीक है, आगे देखिए द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट शेल बी 18% एंड ऑन मटेरियल शेल बी 5%। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कमर्शियल स्पेस रेंट पे दिया उस पर 18% से जीएसटी लगा दो, और जो मटेरियल आपने लिया उस पर 5% से लगा दो। तो यहां पर यह गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लियरली कहा कि सर ये किस तरीके की सप्लाई है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए ये, ठीक है जी। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। आगे देखिए नो जीएसटी शैल बी चार्ज, तो पढ़ते ही समझ में आ गया सर जीएसटी तो चार्ज किया जाएगा, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। आगे कह रहे हैं द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस मटेरियल रिलेटेड रिकवरी शैल बी 5%। कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपने जो मटेरियल परचेज किया था उस पर आईटीसी किस तरीके से मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सर यहां पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। रीजन सेक्शन 16 जो कहता है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में परचेज किया हो। तो देखिए द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड। हाँ, ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। बाकी की रीड करते हैं, द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड इज अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड, ये तो सर गलत लग रहा है। द अमाउंट ऑफ आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड। तो 50% की जो कहानी है देखिए ये बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में होती है, जो कि अब आपके सिलेबस से हटकर सीए फाइनल में जा चुकी है। तो ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, द अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम सच गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सीएसआर एक्टिविटी, ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं हमारे केस स्टडी बेस लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पे। यहां पर क्या कह रहे हैं कि सर जो एडवाइस दी गई थी, ठीक है जी, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, वो सही है नहीं। तो सर वो एडवाइस पूरी तरीके से गलत है। आपको सेपरेटली देखिए ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन रीड करेंगे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द perspective of GST provisions, ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन बाकी भी रीड करेंगे। ओनली रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, गलत है सर। The annual return as well as the reconciliation statement shall be audited by the chartered accountant। तो सर सारी की सारी नहीं करनी होती हैं। इसके बाद separate audit of financial statement at each state level is required by ABC Limited अंडर जीएसटी लॉ। तो सेपरेट ऑडिट भी नहीं करना होता है। देखिए वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जीएसटी के अंदर ऑडिट किस तरीके से होता है ये फाइनल का टॉपिक है, लेकिन यहां पर जो सेपरेट ऑडिट की इन्होंने बात की है ये सर बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम फटाफट से सभी आंसर्स को चेक कर लेते हैं, आइए कि क्या हमने जो यहाँ पर टिक किए हैं वो सही है या नहीं। तो आप लोगों के सामने देखिए आंसर है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ए था, जहां पर 18% से जीएसटी लगेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई। सेकंड में वैल्यू ऑफ सप्लाई 45,000 रुपए रहेगी। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा जब आपने होटल में स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। आईटीसी जो आपने सीएसआर एक्टिविटी के लिए प्रोक्योर किया गुड्स, उस पे नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसके बाद जीएसटी के अंदर आपको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात आपने बता दी। बहुत सिंपल सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। बिना किसी देरी के अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखिए 8 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, इसके अंदर क्या बात बताई गई है। सबसे पहले देखिए जो आपका ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर देखिए आपको नेट जीएसटी पेबल इन कैश में बताना है, मतलब आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी, इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी। सेक्शन 49 के हिसाब से इनपुट टैक्स को आपको यूटिलाइज करना होगा, देन आप नेट जीएसटी पेबल कैश में बता दोगे। तो कैश में पूछा जा रहा है, इसका मतलब देखो मिनिमम जीएसटी पेबल आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है जी, बिना किसी देरी के हम आगे रीड करेंगे। बाय मैसर क्यूट एंड कंपनी, मतलब यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनका नाम है, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 के लिए करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, देखिए इसका मतलब ये है कि जितने भी आपको देखिए ऊपर आइटम्स दिए गए उनका ट्रीटमेंट आपको बताना है कि आप आईटीसी दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, आउटपुट टैक्स आप निकाल रहे हो तो किस तरीके से निकाल रहे हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें जो नोट में दी गई है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का जो रेट है वो 99%, 18% क्रमशः है। ऊपर जितने भी अमाउंट दिए गए हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, जीएसटी का अमाउंट इसमें नहीं है। जितनी भी कंडीशंस देखिए आईटीसी के लिए होती हैं वो सारी की सारी फुलफिल हो रही है, ऐसा मान के चलिए। कोई भी आपके पास ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर नहीं है। इसके साथ साथ जो टर्नओवर है मैसर क्यूट एंड कंपनी की 2 करोड़ रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो रजिस्टर्ड पर्सन है, और 2 करोड़ की रही थी एग्रीगेट टर्नओवर, ये हमें बता दिया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखिए पीपी बुक के अंदर भी कवर किया था। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, आइए। तो सबसे पहली चीज देखिए आपको बताई गई कि मैसर क्यूट एंड कंपनी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है जी। उन्होंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है अक्टूबर 2023 के मंथ की। आइए क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करी है इन्होंने एज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक पब्लिक सेक्टर बैंक को। अब देखिए यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने सर्विस प्रोवाइड करी किसी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर वो आरसीएम में टैक्सेबल है। लेकिन कब टैक्सेबल है आरसीएम में, सर अगर जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो एक इंडिविजुअल है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, इसने अगर देखिए एज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है तो वो सर फॉरवर्ड चार्ज में ही आता है, रिवर्स चार्ज में नहीं आता। तो यहां पर देखिए पार्टनरशिप फर्म है आपका सप्लायर, कौन है, मैसर क्यूट एंड कंपनी, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी यहां पर लगने वाला है, ठीक है जी। और फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं 99% के हिसाब से 2,50,000 रुपए के अकॉर्डिंगली, तो ये आ जाएगा आपका 22,500 और ये भी आ जाएगा आपका 22,500, ठीक है जी। जितना भी मैं पर्पल कलर से लिखूंगा ये आउटपुट टैक्स रहने वाला है, ठीक है जी। अगली चीज देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी। अब जरा ध्यान से समझना, आपने एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने बात देखी थी कि अगर हम देखिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो वहां पर एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो ये जो सैनिटाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को प्रोवाइड की जा रही है, ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी ने देखिए आउटसोर्स कर दिया काम के, इस रोड की साफ सफाई एक ही ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, तो इन्होंने इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करी है, तो ये एग्जेम्प्ट है पूरी तरीके से, ठीक है जी। अगली चीज देखिए, रेंट पे किया गया रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, जो कि ली गई थी रनिंग एन ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस। आप जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस दे रहे थे, इसके लिए आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रहने वाला घर किराए पे लिया था, और जो इस घर का ओनर है देखिए वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, और ये जो है एक तरीके की इंट्रा स्टेट सप्लाई थी। अब यहां पर याद करो आप दोबारा से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चैप्टर को, जिसमें हमने क्या बात पढ़ी थी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में, कि सर अगर एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को दी है, प्रोपराइटर को दी है, और उसने अपने रहने के लिए घर लिया है, किसी भी तरीके से प्रोपराइटरशिप से कंसर्न नहीं है, तो एग्जेम्प्ट था। तो यहां पर तो देखिए एक रजिस्टर्ड पर्सन ने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ली है रेंट पर, तो ये किस में टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि ये इंट्रा स्टेट है, तो 25,000 रुपए के ऊपर आप निकालोगे तो ये 2250, ये 2250, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रेट ऑफ टैक्स तो आपको पता ही है, 99% हमने रीड कर ही लिया था, ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज और समझना जरा ध्यान से, सर आरसीएम के अंदर ये टैक्सेबल है, तो ये आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, एक चीज समझना, क्योंकि ये आपने अपनी इनवर्ड सप्लाई पर देखिए जो रेंट पे किया था उस पे ये टैक्स है, आप आरसीएम में गवर्नमेंट को पे करोगे, तो इस 2,250 रुपए को आप अपने आईटीसी में भी ऐड करोगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी के अंदर, और आउटपुट टैक्स में ऐड नहीं करोगे, अपने टैक्स पेबल में ऐड करोगे। आउटपुट टैक्स निकालोगे, उसमें से क्रेडिट माइनस करोगे, फिर आप देखिए इसको ऐड करोगे टैक्स पेबल बताने के लिए, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसके बाद हम चल रहे हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, सर आपने कार परचेज करी है ऑफिशियल यूज के लिए, किसके लिए, मैनेजिंग पार्टनर के लिए फर्म की, ठीक है जी, बिजनेस के लिए, और ये एक तरीके की इंट्रा स्टेट परचेज है। तो बताओ यहां पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि सर अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज करी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या इससे कम है, तो आईटीसी नहीं मिलता है। तो यहां पर क्या हमें आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पर जरा पेन का कलर चेंज कर देता हूं, नो आईटीसी। वेरी सिंपल। आगे देखो, अवेल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड मिस्टर
एलन वॉग फ्रॉम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। अब देखो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, ठीक है जी। मिस्टर वॉ रिफ्यूजेस टू टेक एनी कंसिडरेशन, ओपन मार्केट वैल्यू फॉर द सेट सर्विस वाज रुपीज 1,25,000 और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, बहुत नेचुरल सी बात है, आउटसाइड इंडिया से आप देखिए क्योंकि सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो। शेड्यूल 1 आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ सेक्शन 7 के अंदर, ठीक है जी। क्या बात कहता था कि सर अगर हम देखिए सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन तो उसे सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन आपको चेक करनी होती थी। पहली कंडीशन ये कि सर आपने देखिए रिलेटेड पर्सन से परचेज किया हो, और यहां पर ये देखिए क्लियरली कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने आईटी सर्विसेज ली है ये देखिए फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड, ये जो हमारी यहां पर देखिए पार्टनरशिप फर्म है इसमें एक पार्टनर है, उनके फ्रेंड से लिया आपने जिनका नाम एलन वॉ है। तो बताओ पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर का फ्रेंड और पार्टनरशिप फर्म क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं? जरा ध्यान से समझना मैं यहां पर क्या बात कहने चाह रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। देखिए सर मैं सर क्यूट एंड कंपनी, इस कंपनी के एक पार्टनर, ठीक है जी, और इस पार्टनर का एक फ्रेंड, और ये फ्रेंड है इनके ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म और फ्रेंड क्या आपस में रिलेटेड पर्सन है? नहीं सर, ये रिलेटेड पर्सन नहीं है। और मैंने क्लियरली आपको कहा था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला रिलेटेड पर्सन या रिलेटेड पर्सन की स्टैब्लिशमेंट से, दूसरा इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो एक कंडीशन तो हमारी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। देखिए हमने जो ये सर्विसेज ली हैं ये फॉर बिजनेस ली हैं लेकिन रिलेटेड पर्सन से नहीं ली हैं, तो इसीलिए यहां पर इसे नो सप्लाई, आप इसे सप्लाई ही ट्रीट नहीं करोगे, नो सप्लाई। और जब नो सप्लाई तो ना ही इस पर आईटीसी की कहानी बनती है ना ही आउटपुट टैक्स की कहानी बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना ही जबरदस्त पॉइंट है देखिए क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि सर आपने देखिए प्रोवाइड करी है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज बैंगलोर के अंदर नीचे दिए गए पर्सन को, किस किस को? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ केरला। अब इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करो? कि यहां पर आपका देखो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर भी आ गया बीच में, ध्यान से समझना जरा। देखो आपने ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस प्रोवाइड करी, किसको प्रोवाइड करी? एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करी। तो जब ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है, पहली चीज जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन तो है नहीं यहां पर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की है तो रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। और यहां पर देखिए हमें बताया गया था कि ये खुद जो है बेंगलोर कर्नाटका में है और ये जो सर्विस दी केरला में दी, तो दो अलग अलग स्टेट में हो गया क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया यहां पर? केरला हो गया। तो ये आपकी किस तरीके की ट्रांजेक्शन हो गई? आईजीएसटी हो गई क्योंकि इंटरस्टेट है, तो इस पे जीएसटी चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 18% से, ठीक है जी। ये आउटपुट टैक्स है और 3 लाख रुपए के ऊपर अगर मैं 18% निकाल दूं तो जी हाँ 54,000 रुपीज आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगली चीज क्या है? बाबू कॉन्स अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बाबू कॉन्स को प्रोवाइड की गई है जो कि राजस्थान में दूसरे स्टेट में है लेकिन ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? सर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जब मैं इस 1 लाख रुपए के रिस्पेक्ट में कहूंगा कि सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है तो ये किस तरीके की ट्रांजेक्शन बन जाएगी? सर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बन जाएगी और 9% से मैं इस पे सर जीएसटी चार्ज करूंगा। तो 1 लाख का 9% आजकल सर ये 9,000 रुपए निकल कर आता है। तो मैंने यहां पर देखो जितनी भी चीजें थी वो सारी देख ली हैं। नीचे हमारे पास ओपनिंग आईटीसी था नहीं, ठीक है जी। अब हमें यहां पर देखो क्योंकि नेट जीएसटी पेबल पूछा गया था, आईटीसी जो है मेरे को सिर्फ एक जगह पर दिखाई दिया। कहां पर? मैं आपके साथ इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं। मैंने ये देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, ये था हमारा आरसीएम के अंदर जो टैक्स पेबल था, इसी को हम आईटीसी की तरह यूज करने वाले हैं 2250। इसके अलावा मेरे जितने भी यहां पर अमाउंट थे वो सारे आउटपुट टैक्स थे। 22,500 आउटपुट टैक्स, ये मेरा आईटीसी है लेकिन इसको मैं ऐड भी करूंगा आउटपुट टैक्स अपने टैक्स पेबल के अंदर, ठीक है जी। यहां कुछ आईटीसी मिलेगा नहीं, ये सप्लाई ही ट्रीट नहीं किया जाएगा। यहां पर ये मेरा 54,000 रुपए का जीएसटी के अंदर आईजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी और 9,000 रुपए की ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी। तो 9,000 ये सीजीएसटी एसजीएसटी है, मुझे इन दोनों के अंदर ऐड करना है। 54,000 रुपए मेरा आईजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है जी। इसके बाद देखिए मैं अपना आउटपुट टैक्स निकालना, तो टैक्स पेबल निकालने के लिए इस 22,500 को ऐड करूंगा लेकिन पहले माइनस करूंगा। तो किस तरीके से आंसर करेंगे विद वर्किंग नोट्स बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर
आउटपुट टैक्स की कंप्यूटेशन को देखना है तो आप भी एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंट करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशंस दिखा रहे हैं, हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको देखिए वर्किंग नोट देना है। सजेस्टेड आंसर के अंदर देखिए वर्किंग नोट यहीं पर इन्होंने बना दिया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नीचे लिख के दिखाइएगा। तो 2,50,000 रुपए के ऊपर 22,500 22,500 CGST SGST। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड की गई थी सैनिटाइजेशन से रिलेटेड लोकल अथॉरिटी को, ठीक है जी। आर्टिकल 243 इसके ऊपर बात करता था, आप लोगों को याद हो तो एग्जाम चैप्टर में, तो देखो एग्जाम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज नॉन रिलेटेड पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, निल हो गया हर जगह, वेरी सिंपल। इसके बाद ट्रेनिंग और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज थी, तो पहली वाली आपकी आईजीएसटी 3 लाख रुपए के ऊपर 54,000 रुपए, दूसरी वाली सर आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी 1 लाख रुपए के ऊपर 9,000 रुपए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो मैंने आपको सारे रीजंस दिए हैं, इन्होंने रीजंस यहाँ पर देखो ब्रैकेट में किस तरीके से लिख के दिखाया। आपको रिक्वेस्ट मैं करूंगा, अगर ये रीजंस आपने नहीं लिखे, एग्जामिनर आपके 50% मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, तो जरूर लिख के दिखाना और नीचे लिख के दिखाना, टेबल में मत लिख के दिखाना, ठीक है जी। क्योंकि कई बार बच्चे जब टेबल में लिखते हैं तो चीजें जो है वो थोड़ी सी वहां पर मिसमैनेज हो जाती हैं। तो सबका टोटल 31,500 और यहां पर 54,000। आरसीएम वाली टैक्स लायबिलिटी इसमें ऐड नहीं करी, क्यों नहीं ऐड करी अभी? क्योंकि ये हमारा क्या निकला, आउटपुट टैक्स निकला। ठीक, अब बात करते हैं टैक्स पेबल की। तो टैक्स पेबल निकालने के लिए देखो ये आपने देखो यहां पर ऐड करा 25,000 रुपए, 22,50 ठीक है जी। तो आपका देखो टोटल टैक्स पेबल निकल कर आ गया, ठीक है जी। अब हमें आईटीसी की एडजस्टमेंट करनी है, तो वो 31,500 में से करोगे, कभी भी इस 33,750 में से मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्यों? क्योंकि आप देखो जो आरसीएम में टैक्स कलेक्ट करते हो, इसके पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करते हो, आईटीसी से कभी नहीं करते। बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, इस 33,750 में से 22,50 माइनस कर देते हैं, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है जी। ऑल्दो टैक्स लायबिलिटी नहीं बदलने वाली, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत हो जाती है। तो देखो 31,500 जो मेरा आउटपुट टैक्स था, उसमें से मैंने अपना देखो क्रेडिट माइनस किया 22,50 और यहां कुछ था नहीं तो निल हो गया। तो 29,250 मेरा नेट जीएसटी पेबल आया। फिर मैंने इसके अंदर आरसीएम में जो टैक्स पे करना है, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करूंगा, उसको ऐड किया, तो फिर 31,500 54,000, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको आईटीसी की कंप्यूटेशन भी दिखा देता हूं, देखिए जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई। तो बहुत सिंपल सी देखिए, ये 22,50 परचेज ऑफ कार पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपकी आईटीसी। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बात बताई है, और इसी तरीके से आप भी देखिए 3 टेबल बनाना, आउटपुट टैक्स की, आईटीसी की और नेट जीएसटी पेबल की। गलती मत करना जो मैं बार बार कह रहा हूं ये वाली, कि आप डायरेक्टली इस 33,750 को यूज करो क्रेडिट माइनस करने के लिए, ठीक है जी। चलिए ये था हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आरटीपी के, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखिए रीड करने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन देखिए टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आया तो 2 नंबर तक की वेटेज रखता है। इसमें देखिए आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा गया है। पहला केस ये है कि देखिए वाउचर्स इशू किए गए हैं और वाउचर के अगेंस्ट में जो सप्लाई है वो स्पेसिफिक है प्लास्टिक आइटम की। तो अगर स्पेसिफिक देखिए सप्लाई होती है, आइडेंटिफाई की जा सकती है, तो जिस दिन वाउचर इशू किया जाता है वो टाइम ऑफ सप्लाई आपका होता है। तो यहाँ पर जो कूपन देखिए इशू किया गया है वो 20 जून को किया गया है, तो 20 जून आपकी यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई होगी। दूसरे केस में देखिए आप किसी भी तरीके के आइटम की परचेज कर सकते हो वाउचर के अगेंस्ट में, तो जब आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती सप्लाई, तो जिस दिन वाउचर रिडीम किया जाता है वो टाइम ऑफ सप्लाई होती है। और वाउचर रिडीम किया 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त टाइम ऑफ सप्लाई होगी। थर्ड केस में कह रहे हैं कि सर 10,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला है क्योंकि कस्टमर ने पेमेंट लेट करी। तो इस तरीके से अगर कोई एडिशन होता है देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, तो जिस दिन ये एडिशन आपको रिसीव होता है वो वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो ये जो आपको 10,000 रुपए हैं, ये देखिए कस्टमर से कब मिले, 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जो एक्चुअल सप्लाई की गई थी सर वो 24 जून को की गई थी, तो 24 जून टाइम ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा, ठीक है जी। और यही बात देखिए यहाँ पर बताई गई है। तो फर्स्ट केस में 20 जून, सेकंड केस में 18 अगस्त और थर्ड केस में 11 नवंबर टाइम ऑफ सप्लाई रहने वाला है। ये रहा प्रोविजन और ये देखिए फैक्ट प्लस कंक्लूजन। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करके आना है क्वेश्चन को। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए रीड करेंगे साथ में। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। पहले एक पार्ट के अंदर क्या बात बताई गई, चलिए मैं वेटेज बता दूं। तो 2-2 नंबर की वेटेज एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन की रहती है। तो पहले पार्ट के अंदर कहा कि मिस कनिका जो कि कोलकाता में रहती हैं, इन्हें देखिए जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन लिया है और वहां पर देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बैंक है जिसके अंदर से इन्होंने देखिए अपना ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और बैंक में इनका अकाउंट नहीं है। तो स्टॉक ब्रोकिंग, फाइनेंशियल, बैंकिंग सर्विसेज की बात की जा रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, अगर सप्लायर के पास देखिए आपका एड्रेस अवेलेबल है, लोकेशन है रिसिपेंट की, तो रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और अगर सप्लायर के पास आपका एड्रेस नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और क्योंकि यहां पर मिस कनिका का देखिए अकाउंट नहीं है, जो बैंक से ये अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा रही है, तो यहां पर बैंक की लोकेशन यानी कि जोधपुर राजस्थान ही प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाला है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या रहा है,
कि मिजू मशीन लिमिटेड है, इन्होंने एक मशीन सेल करी है और ये खुद आंध्र प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। और ये जो मशीन है देखिए इसकी ये असेंबलिंग करने वाले हैं। और सर कहां पर असेंबलिंग होगी? सर ये तमिलनाडु स्टेट के अंदर होगी। तो अगर गुड्स के केस में देखिए असेंबली या इंस्टॉलेशन होता है तो जिस प्लेस पर असेंबली या इंस्टॉलेशन की जाती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। सप्लायर और रिसिपेंट की एक्चुअल लोकेशन क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो तमिलनाडु रहने वाला है, क्योंकि यहीं पर मशीनरी की असेंबल होने वाला है। तो देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई पहले केस में जोधपुर राजस्थान, दूसरे केस में तमिलनाडु। विद प्रोविजन आप फैक्ट के साथ आंसर को कंक्लूड करेंगे, ये आप प्लीज रीड कर लीजिएगा वर्ड टू वर्ड। ठीक है जी, प्रोविजन फैक्ट प्लस कंक्लूजन, सेम वे यहां पर भी किया गया है। ठीक है जी, बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फटाफट से देखिए हम आज अपने सारे क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम के अंदर कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहानी गई है, मैं आपको बताता हूं डायरेक्टली। आपसे देखिए कहा गया है कि आपको बताना है हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड बिल्डर है जीएसटी के अंदर, कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर। और देखिए इनके पास म्युनिसिपैलिटी से परमिशन है कि ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जिस जगह पर ये बिल्डिंग बना रहे हैं उसके बगल में ही देखिए आदित्य कंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि एक नेबरिंग सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। ये इनके पास आते हैं और कहते हैं कि सर आप ऐसा करिए, आप पूरे 5 फ्लोर की जो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वो मत बनाइए, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 फ्लोर ही बनाइए। और क्योंकि आप 2 फ्लोर नहीं बना रहे हैं इसके लिए मैं आपको 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन पे कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बताइए क्या यहाँ पर लीगल प्रोविजंस की मदद से जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं, और अगर होगी तो कितनी होगी। और जो जीएसटी का रेट है वो आपको बताया गया है कि 9% रहने वाला है सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों केसेस में। तो सर आपने मेरे साथ शेड्यूल 2 पढ़ा था जिसके अंदर हमने बात पढ़ी थी एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, इन तीनों चीजों को किया जाता है तो यहां पर हम कहेंगे कि सप्लाई हो रही है। अब हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड क्योंकि देखिए 20 लाख रुपए लेकर मान रहे हैं कि वो 3 ही फ्लोर बनाएंगे, 5 फ्लोर नहीं बनाएंगे, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कहेगी कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। हैप्पी कंस्ट्रक्शन यहां पर एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस पे जीएसटी पे करना होगा। अब इतनी चीज तो बच्चे ज्यादातर देखिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो अगली चीज पूछी गई थी कि कितना जीएसटी लगेगा, तो बच्चे क्या करते हैं 20 लाख रुपए इंटू सर जीएसटी का रेट 99%, और यहां पर देखिए ये इंट्रास्टेट सप्लाई रहने वाली है तो इसके ऊपर वो 99% से लगाकर 1,80,000 दिखा देते हैं यहां पर। और इसी तरीके से यहां पर अगर आपने भी ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाने वाला है, क्योंकि देखिए 20 लाख रुपए आपको मिले हैं, किसको मिले हैं यहां पर हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। तो हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस 20 लाख रुपए को जो उन्होंने रिसीव किया हम मानेंगे कि इसी के अंदर जीएसटी है। तो कैसे निकालोगे आप यहां पर जीएसटी का अमाउंट? सर 20 लाख रुपए जो है वो यहां पर 118% है। तो जब आप 20 लाख का, आइए साथ में कंप्यूट करते हैं, 118% निकालते हैं तो ये आ जाता है देखिए 16,94,915.2542। अब इसके ऊपर 99% से हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे, तो इसका 9% अगर मैं निकाल दूं तो ये आ जाता है 1,52,454.2.37। और जीएसटी में देखिए 50 पैसा या इससे ज्यादा होता है तब हम अगले रुपये पे जाते हैं, अदरवाइज हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इतना ही अमाउंट आपका एसजीएसटी का भी रहने वाला है। ठीक है जी, 1,52,542 रुपीज। ठीक है जी, वेरी सिंपल। मैंने आपको कंसाइज वे में देखिए क्वेश्चन और आंसर दोनों बता दिए। एक बार से फटाफट से इसकी फेयर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने ये पूरा प्रोविजन बताया, देखो किस तरीके से। ठीक है जी, और यहां पर देखो आपने फैक्ट भी बता दिए हैं और ये रहा आपका कंक्लूजन। तो प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन के साथ आपने आंसर लिखा और देखिए 20 लाख का 118% और उसके ऊपर फिर 99% से आपने देखिए यहां पर दिखा दिया अमाउंट निकालकर। और देखिए क्योंकि 0.37 था, 50 पैसे इससे कम, तो हमने आगे अगले रुपये पे नहीं गए। अगर 50 पैसे इससे ज्यादा होता तो हम इसे 43 कर देते। वेरी सिंपल। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि देखने से हमें लग रहा है कि सर टैक्स इनवॉइस चैप्टर से पूछा गया है। तो अगले पार्ट में देखिए कह रहे हैं कि मैं सर मंगल एंड कंपनी है जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनकी एग्रीगेट टर्नओवर 8 करोड़ रुपए की थी। अब आपसे पूछ रहे हैं बीइंग अ जीएसटी कंसल्टेंट कि बताइए क्या यहाँ पर इन्हें ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है। तो ई इनवॉइसिंग की लिमिट में देखिए चेंज आ गया, पहले 10 करोड़ हुआ करती थी, अब गवर्नमेंट ने इसे 5 करोड़ कर दिया है। तो जी हाँ, इन्हें ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऑल्सो लिस्ट आउट द एंटिटीज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग किन के ऊपर नहीं लगता, स्पेशल
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है जी, जितनी भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, पर्सन जो कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है बाय रोड, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऐसे पर्सन देखिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाय वे ऑफ एग्जीबिशन इन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। इसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है, ठीक है जी। तो यही देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कुछ भी ऐसा टेक्निकल है नहीं। तो आपको सबसे पहले बताना है कि 5 करोड़ की देखिए ई इनवॉइसिंग की लिमिट कर दी गई है, तो यहां पर इन्हें ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी एग्रीगेट टर्नओवर देखिए 8 करोड़ रुपए की है और 17-18 से हमें देखिए लिमिट चेक करनी होती है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 या इसके बाद कभी भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर इस लिमिट से ऊपर गई तो। कौन कौन से पर्सन है जिन्हें देखिए इनवॉइस इशू नहीं करना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय रोड, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, एग्जीबिशन बाय वे ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के केस में। इसके साथ साथ देखिए जो पर्सन यहाँ पर बताए गए हैं जिन्हें एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है, इन्हें अपने इनवॉइस के ऊपर एक डिक्लेरेशन भी देनी होती है कि इनकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये देखिए ई इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एग्जेम्पशन मिली है। रिसेंटली ये देखिए गवर्नमेंट ने इसके अंदर अमेंडमेंट करके ऐड की थी चीज कि आपको ये जो है डिक्लेरेशन अपने इनवॉइस के ऊपर देनी होगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर इन्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, यही बात बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझेंगे, और ये देखिए क्वेश्चन आपका टीडीएस टीसीएस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए रामलला एंटरप्राइजेस हैं जो कि यहाँ पर सप्लायर है, मैं आपको कंसाइज में क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है जी। ये इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन्होंने आंध्र भवन जो कि दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, यहां पर इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस प्रोवाइड की गई है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ हुआ है, जो कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है उन्होंने। और जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है देखिए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो 15,50,000 रुपए है, ठीक है जी। और द पेमेंट फॉर द सेम इज ड्यू इन अक्टूबर 2023 है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ पर कितना होगा। इसके साथ साथ देखिए जो रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रास्टेट के अंदर 99% और आईजीएसटी के केस में 18% दिया गया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर जो यहाँ पर सप्लायर है रामलला एंटरप्राइजेस ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है। तो सर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इसके ऊपर बात करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है और आप अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो किसी स्पेसिफाइड रिसिपेंट को प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर 2% से टीडीएस डिडक्ट होता है, 1% सीजीएसटी, 1% से एसजीएसटी। सर इसके साथ साथ यहाँ पर स्पेसिफाइड रिसिपेंट कौन है? तो सर जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, वो सब यहाँ पर देखिए कवर किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ही देखिए डिपार्टमेंट है आंध्र भवन, जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी आपकी देखिए 2.5 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस तो कटेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे बताए गए थे जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, जिसके अंदर देखिए कहा गया था कि सर अगर ध्यान से सुनना, सप्लायर की लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई किसी एक स्टेट में है और जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है उसकी जो लोकेशन है वो किसी दूसरे स्टेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी में है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सप्लायर हमारा देखिए दिल्ली के अंदर है, आंध्र भवन दिल्ली के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वही रहता है। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है? दिल्ली रहने वाला है। अब देखना ध्यान से, सप्लायर दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में, लेकिन रजिस्टर्ड रिसिपेंट आंध्र प्रदेश में जो कि दूसरे स्टेट के अंदर है, तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। मैंने तो एक इन्होंने बता दिया आपको सारा, लेकिन आप प्रॉपरली देखो, पहले बताओगे कि टीडीएस कब कटता है, किस रेट से कटता है, इसके बाद बताओगे, ठीक है जी, विद कंडीशन बताओगे कि सर कहां पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है, देन आप कंक्लूजन दोगे, ठीक है जी। और क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर सप्लायर कॉम्पोजिशन स्कीम में? तो सप्लायर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस अगर कटना है तो कटेगा ही कटेगा, नहीं कटना है तो फिर नहीं कटता, ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बार आंसर देखते हैं। तो सर आंसर हम यहां से देखेंगे, देखिए किस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया है। तो सेक्शन 51 के अंदर आपने बता दिया कि टीडीएस डिडक्ट होता है 2% से, इफेक्टिवली जो रेट निकल कर आता है 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो। कौन काटता है टीडीएस? तो जितने भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, या कोई अथॉरिटी बॉडी बोर्ड बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक्ट के तहत, ठीक है जी, जहां पर 51% से ज्यादा की वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास है। इसके साथ साथ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है जी, वहां और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो काटती हैं। इसके साथ साथ सर देखिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ली जाती है, लेकिन उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं आता है, मतलब इसको हटाकर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ठीक है जी। इसके बाद कहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, या मैं कहूं कब टीडीएस नहीं काटेंगे? तो सर ध्यान से देखिए,
नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में, लेकिन जो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है वो किसी दूसरे स्टेट के अंदर है, ठीक है जी, तो वहां टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। तो यहां पर देखिए आंध्र भवन दिल्ली के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका दिल्ली हो जाएगा, जो हमारे सप्लायर है वो भी दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो देखिए रामलला एंटरप्राइजेस वो भी दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इनका सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही रजिस्ट्रेशन है, तो यहां पर देखिए टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा और आंसर आपका नहीं बदलेगा, भले ही सप्लायर हमारा रामलला एंटरप्राइजेस यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम ले लें जो कि सेक्शन 10 के अंदर बताई गई थी। तो एक अच्छा क्वेश्चन देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिला तो 3 से 4 नंबर में आएगा, और आप अच्छे से एक चीज समझ लो कि कितना लिखने पर आपको 3 से 4 नंबर मिलेंगे। बच्चे अक्सर देखिए 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन के अंदर या आधे पेज के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर को खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं मिले। इस तरीके से देखिए प्रॉपर आपको बताना है कि कौन कौन से केसेस में टीडीएस डिडक्ट होगा, कौन काटेगा, किस रेट से काटेगा, ठीक है जी, और कब नहीं होगा, और फिर देखो फैक्ट के साथ कैसे आंसर को एंड में कंक्लूड किया। इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी, क्योंकि लिखना आना चाहिए, तभी आप देखिए आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या कह रहे हैं, एग्जामिन द इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बिल्कुल रिसेंट क्लैरिफिकेशन आपकी मई 2024 के लिए जो आई है उससे रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत क्लियरली बता दी कि सिनेमा हॉल्स के अंदर जो ईटिंग स्टॉल्स होते हैं, रिक्रिएशनल नेचर की एक्टिविटीज, छोटे मोटे गेम्स होते हैं, देखिए काउंटर होते हैं ना, जहां से आप देखिए खाने पीने का सामान ले सकते हो, गेम खेल सकते हो, तो ये जो ईटिंग स्टॉल्स होते हैं, कियोस्क भी जिनको कहते हैं, गवर्नमेंट कह रही है इन्हें रेस्टोरेंट सर्विस से ट्रीट किया जाएगा और रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ही इन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप जो सिनेमा हॉल से टिकट परचेज कर रहे हो उस टिकट के अंदर ही आपको कुछ खाने पीने का सामान इंक्लूडिंग है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि इसे हम देखेंगे कि ये किस तरीके की सप्लाई है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई है और जो खाने पीने का सामान दिया जा रहा है ये इसको साथ में जोड़ दिया गया है। तो सर यहां पर इसे फिर हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाएगा और सिनेमा हॉल की सर्विस पे जो जीएसटी लगता है वही पूरी सर्विस पे लगेगा। लेकिन ये जो खाने पीने का सामान है ये अलग से आप परचेज कर सकते हैं, टिकट के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। कस्टमर की मर्जी है, वो लेना चाहता है तो ले, नहीं लेना चाहता तो नहीं ले। तो यहां पर इन सभी खाने पीने के सामान को ऊपर रेस्टोरेंट सर्विस के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो रीसेंट क्लैरिफिकेशन थी ये जो मैंने आपको बताई। अब हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर आंसर लेकर आ गया हूँ। जितने भी ईटिंग जॉइंट्स होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, कियोस्क होते हैं, छोटे मोटे काउंटर्स होते हैं, ठीक है जी, जो कि सिनेमा ऑपरेटर खुद ऑपरेट करते हैं या किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पर जिसमें कस्टमर के पास ये देखिए अथॉरिटी है कि वो सामान कुछ खाने पीने का लेना चाहता है तो ले ले और नहीं लेना चाहता है तो ना ले। तो ये पूरी क्लैरिफिकेशन थी। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने किस तरीके से क्लैरिफाई किया कि सर ये जो फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई किए जा रहे हैं सिनेमा हॉल के अंदर, ये रेस्टोरेंट सर्विसेज की तरह टैक्सेबल है। कब तक? देखिए फूड एंड बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। इंडिपेंडेंट है वो सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस से, उसके साथ इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन अगर सिनेमा टिकट के अंदर इसको आप क्लब कर देते हो टुगेदर, तो यहां पर देखिए जो एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा की सर्विस है ना, जो जीएसटी रेट लगेगा सिनेमा दिखाने की सर्विस पे, वही रेट देखिए पूरा लगेगा, क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई की नेचर का बन जाता है और प्रिंसिपल सप्लाई का जो जीएसटी रेट होता है वही जीएसटी रेट यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये था देखिए आपका पूरा आरटीपी जो हमने बहुत ही कंसाइज वे में फटाफट से चीजों को समझा। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को फास्ट लगे, ठीक है जी। तो आप एक बार प्रोविजंस को जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा और सबसे जरूरी चीज किस तरीके से यहां पर आंसर को लिखकर दिखाया गया, सबसे जरूरी बात 3 से 4 नंबर में भी देखिए कितना एग्जामिनर चाह रहा है कि आप लिखें, 5 नंबर तक भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था पूरा आरटीपी जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। इस पूरे चीजों को सभी को नोट करके प्रिपेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।